हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? तो आज का जो वीडियो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। इसमें कंप्लीट ज्योमेट्री रिवीजन कराएंगे और ज्योमेट्री से ज्योमेट्री के जितने भी थ्योरम है, जितने भी क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं या फिर बन सकते हैं, सारा थ्योरी सारा थ्योरी कवर करेंगे इसमें। ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। एक ही वीडियो में आपका सारा ज्योमेट्री क्लियर हो जाएगा। तो ज्योमेट्री का जितना भी पॉसिबल थ्योरी है, जितना भी इसमें थ्योरी है, जहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं या फिर जहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, सारा क्लियर हो जाएगा। आप एक बार पूरा वीडियो को कंप्लीट कीजिए। आप एक नोट्स बनाइए। नोट्स में आप सारा थ्योरी को नोट डाउन कर लीजिए और उसको फिर रिवीजन, ये पूरा रिवीजन ही है। आपको जब भी ऐसा रिवीजन की जरूरत पड़े आप इस वीडियो से रिवीजन कर सकते हैं। क्योंकि आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, जैसे सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, या फिर सीपीओ हो गया, एमटीएस हो गया, या बीएसएससी का तैयारी कर रहे हैं, बीएसएससी का, सारे एग्जाम्स में मैथ का वेटेज होता है। और जहाँ मैथ का वेटेज होता है वहाँ जियोमेट्री जियोमेट्री का एक बहुत बड़ा रोल होता है। ज्योमेट्री से आपका अच्छा खासा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो ज्योमेट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको अब अलग करके तो नहीं चल सकते। ज्योमेट्री आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ज्योमेट्री जैसा कि स्टूडेंट्स को बहुत थोड़ा सा मतलब हार्ड चैप्टर भी लगता है। इसको कंप्लीट करने में बहुत सारी परेशानियां होती है। तो देखिए, आपको कुछ नहीं करना है। इस वीडियो में आपको मतलब क्वेश्चंस तो नहीं कराएंगे। क्वेश्चंस आपको अलग वीडियो में कराते रहेंगे उसके लिए। लेकिन इसमें जितना भी थ्योरी है, थ्योरी का कंप्लीट रिवीजन करेंगे हम लोग इस वीडियो में। तो उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आपको ज्योमेट्री में परेशानी कम होगा। आप इस वीडियो को देखिए, कंप्लीट वीडियो देख लीजिए। वहाँ से आप इसका नोट डाउन कर लीजिए और नोट्स तैयार करके फिर उसका आप रिवीजन कीजिए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। देखिए आपका कितना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस रहमानी मैथ चैनल से जुड़ सकते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए इसको। और आप अगर टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं, टेलीग्राम पे तो रहमानी रहमानी मैथ्स चैनल है, जहाँ से जुड़ के आप पीडीएफ, वहाँ पीडीएफ आप पीडीएफ अपलोड कर दिया गया है। जो PYQ सीरीज चल रहा है, जिसमें एसएससी सीजीएल 2024 का जितने भी क्वेश्चन आया वो चैप्टर वाइज हम लोग करा रहे हैं। तो यहाँ पे उसका पीडीएफ आपको अवेलेबल होगा। पीडीएफ को वहाँ से डाउनलोड करके पीडीएफ खुद से सॉल्व कर सकते हैं। और वीडियो देख के आप उसका जो क्वेश्चन अगर ना बने उसके लिए आप वीडियो देखिए। वीडियो में काफ़ी अच्छा सॉल्यूशन कराया गया है जो आपको समझ में भी आएगा। तो चलिए बिना किसी देरी का आज का रिवीजन स्टार्ट करते हैं, जो कि ज्योमेट्री का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या चीज़। तो सबसे पहले क्या है, एंगल। एंगल से पहले ये समझ लीजिए कि ज्योमेट्री में जो होता है ये एक सीधा लाइन, इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन, रेखा, रेखा होता है इसको। और दो रेखाओं को जो मिलता है, दो रेखा जहाँ पे मिलता है, दो रेखा को जब मिलते हैं तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। इस रेखा को, इस पॉइंट को, इस बिंदु को हम लोग वर्टेक्स बोलेंगे। और इस दोनों वर्टेक्स के बीच का जो, दोनों एंगल के बीच का जो दूरी होता है, इसको बोलते हैं हम लोग एंगल। ये हो गया एंगल। क्लियर है? तो बिंदु समझ में आ गया, एंगल समझ में आ गया, और इसको हम लोग रेखा बोलेंगे या फिर इसको भुजा बोलिए। रेखा या फिर इसको भुजा, भुजा। तो ये हो गया एंगल। और एंगल से कितने टाइप होते हैं? तो देखिए, एंगल को अगर टाइप वाइज बताया जाए तो एंगल का एक टाइप तो आपको ये हो गया, जिसको एक्यूट एंगल बोलते हैं। एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल कितना होगा? तो जो एंगल 90 डिग्री से छोटा है, जैसे ये हो गया थीटा। तो एंगल अगर 90 डिग्री से छोटा है तो वो एंगल को बोलेंगे एक्यूट, एक्यूट एंगल। अगर एंगल 90 डिग्री है, एंगल अगर 90 डिग्री है तो उसको बोलेंगे राइट एंगल। क्लियर है? अगर 90 डिग्री से बड़ा है, यानी कि ये जो है 90 डिग्री से बड़ा होगा, ये जो थीटा होगा, तो ऑब्ट्यूज एंगल हो जाता है
जिसमें जो एंगल होगा वो 90 डिग्री से बड़ा होगा। इसको हम लोग बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल जिसमें एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है। स्ट्रेट लाइन क्या होता है, जहाँ पे एंगल 180 डिग्री हो जाता है और सीधा लाइन हो जाता है। रिफ्लेक्स एंगल, ये एंगल जो 180 डिग्री से, थीटा जो है वो बड़ा होता है 180 डिग्री से, और इसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या होता है, 360 डिग्री। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो ये तो हो गया आपका बेसिक। अब देखते हैं एंगल में रिलेशंस कैसा कैसा होता है। जैसे कि ये है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होता है, जैसे कि ये हो गया थीटा, ये हो गया अल्फा, तो अल्फा प्लस थीटा जो होगा वो 90 डिग्री होगा। इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और सप्लीमेंट्री एंगल होता है, ये हो गया थीटा, ये हो गया अल्फा, तो अल्फा प्लस जो थीटा होगा वो होगा 180 डिग्री। तो इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, समपूरक कोण। और ये पूरक कोण। शीर्षाभिमुख कोण तो होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, जैसे ये एंगल इसके बराबर होगा और ये एंगल इसके बराबर होगा। इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, दो लाइन एक दूसरे को काटता है कहीं पे, तो आमने सामने की भुजा बराबर होती है, वो होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। नहीं, ये एंगल ये इसके बराबर हो गया और ये एंगल इसके बराबर हो गई। क्लियर है? चलिए, तो एंगल्स के बारे में थोड़ा सा और जानकारी आपको होना चाहिए। जैसे कि दो पैरेलल लाइन है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, ठीक। ये वाला लाइन और ये वाला लाइन दोनों पैरेलल है, और उसको एक लाइन जो दोनों को इंटरसेक्ट करती है, दोनों को काटती है। तो उस केस में एंगल्स कैसे कैसे विभाजित होते हैं? जैसे कि ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल किसको बोलते हैं? तो ये एंगल आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। क्लियर? उसी तरह अगर अल्टरनेट एंगल की बात करें तो अल्टरनेट एंगल बोलते हैं, जैसे ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल हो गया। ये हो गया अल्टरनेट एंगल। अगला क्या, इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल हो जाता है, देखिए अंदर वाला ये एंगल और ये एंगल इंटीरियर एंगल हो जाता है। और इंटीरियर एंगल का सम सम जो होता है ये 180 डिग्री होगा। क्लियर है? अल्टरनेट एंगल दोनों इक्वल होता है, इक्वल होता है, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होता है। क्लियर है? जिस तरह एक्सटीरियर एंगल हो गया ये वाला एक्सटीरियर एंगल, जो कि इक्वल होगा, इक्वल होगा। क्लियर है? अब इसमें कौन सा एंगल किसके बराबर होता है, तो एक बार पूरा का समरी देख लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर हो गया, ये हो गया आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल। उसी तरह ये एंगल और ये एंगल, ये हो गया आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर है? और ये एंगल और ये एंगल आपस में हो गया अल्टरनेट एंगल, तो ये भी इक्वल हो जाता है। तो मान लेते हैं इसको एंगल नंबर 1, इसको 2, इसको 3, तो इसको 4। तो एंगल 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 3 इक्वल टू 4। क्लियर है? तो देखिए ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है। क्लियर है? अब अगला एंगल किसको किसको मानते हैं? जितना सारा जो बच गया वो आपस में बराबर होगा। जैसे कि ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया और ये एंगल, इसको मान लेते हैं कितना, 4 तक हो गया, तो 5, 6, 7 और 8। तो 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8 आपस में बराबर होता है। तो यहाँ से समझना है कि अगर दो लाइन पैरेलल लाइन है, एक अगर उसको लाइन इंटरसेक्ट करता है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है। सेम उसी तरह ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होता है। तो ये होगी आपका एंगल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। अब चलिए अब ट्रायंगल के बारे में देखते हैं कि
तो त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज जब तीन रेखा से एक इनक्लोज्ड एरिया यानी तीन रेखा से घिरा हुआ एक एक शेप जिसमें तीन रेखा और तीन वर्टेक्स हो, उसको त्रिभुज बोलेंगे। एक वर्टेक्स ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया और ये एक ये वाला हो गया। तो तीन वर्टेक्स हो गया और एक लाइन ये, एक लाइन ये और एक लाइन ये, तीन रेखा, तीन लाइन से घिरा हुआ शेप, आकृति। तो त्रिभुज के बारे में आपको दो तीन चीज की जानकारी होना चाहिए, जैसे कि अगर ये वर्टेक्स ए मान लेते हैं, इसको वर्टेक्स बी है और ये वर्टेक्स सी है, ये वाला जो साइड होगा मान लेते हैं ये ए है और ये बी है और ये सी है, इसका लेंथ ए, इसका लेंथ बी, इसका लेंथ सी है। तो दो भुजा का सम यानी ए प्लस बी, किसी भी दो भुजा का सम तीसरे भुजा से हमेशा बड़ा होगा। जैसे ए और बी का जो सम होगा वो सी से बड़ा होगा, उसी तरह बी और सी का जो सम होगा वो ए से बड़ा होगा और सी और ए का जो सम होगा वो बी से बड़ा होगा। क्लियर है? तो ये चीज आपको जानकारी होना चाहिए। दूसरा चीज, कोई भी दो एंगल का डिफरेंस तीसरे एंगल से छोटा होगा। जैसे कि मॉड में लेते हैं, क्योंकि डिफरेंस पूछा है तो माइनस में तो होगा नहीं। जैसे कि अगर आपका ए बड़ा है तो ए माइनस बी, अगर बी बड़ा है तो बी माइनस ए। तो ए माइनस बी यानी दो भुजा का डिफरेंस तीसरे भुजा से हमेशा छोटा होगा। दो भुजा का डिफरेंस बी माइनस सी जो होगा वो तीसरे भुजा से छोटा होगा, और सी माइनस ए का तीसरा भुजा कौन सा हो गया? बी, बी से वो हमेशा छोटा होगा। तो एक चीज ये आपका हो गया। इसका जरूरत आपको एग्जाम में पड़ता है, कभी कभी दो एंगल दे के पूछेगा कि तीसरा एंगल क्या है। ऑप्शन आपके पास चार होगा, जिसमें से आप वहां से ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं ये करके। मान लेते हैं कि एक साइड आपको तीन दे दिया, दूसरा साइड आपके पास पाँच दे दिया, तो यहाँ से आप क्लियर हो जाइए कि जो तीसरा साइड होगा, दो साइड तो दे दिया, तीसरा साइड जो होगा वो हमेशा आठ से छोटा होगा और डिफरेंस हो गया आपका दो, दो से बड़ा होगा। तो तीसरा साइड आपको यहाँ से निकाल लीजिएगा, कोई भी जो ऑप्शन में होगा आठ और दो के बीच में, वही आपका तीसरा साइड हो जाएगा। तो अगर इस तरह क्वेश्चन पूछेगा तो आपको वो ऑप्शन एलिमिनेट आराम से हो जाएगा। तो अब देखते हैं सम ऑफ एंगल्स। सम ऑफ एंगल्स कितना होता है? 180 डिग्री। सम ऑफ एंगल क्या होगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री वो कैसे होता है? जैसे कि आप यहाँ पिछले बार में देखा कैसे कि एंगल अल्टरनेट एंगल, अगर मान लेते ये अल्फा है तो ये भी अल्फा हो जाएगा। अल्टरनेट एंगल, दो पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन, ये और ये पैरेलल लाइन है, तो अल्फा अल्फा हो जाएगा अल्टरनेट एंगल। दूसरा ये भी अगर ये बीटा है तो ये भी बीटा हो जाएगा, और इसको मान लेते थीटा। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा? अल्फा थीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा निकल के आ जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे जो होता है वो 180 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ से सम ऑफ एंगल निकल के आ जाएगा। एक्सटीरियर एंगल अगर आपको बोले तो ये अल्फा है ये बीटा है, अगर तो जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो अल्फा प्लस बीटा होगा। क्लियर है? आपको अगर इस तरह से दिया हुआ है, ये एंगल पूछा है तो सम ऑफ ये एंगल होगा। अगर आपको ये वाला एक्सटीरियर एंगल पूछता है तो एंगल ये और ये एंगल का सम होगा, एक्सटीरियर एंगल ये वाला। यहाँ तक क्लियर है? अब देखते हैं कि त्रिभुज को कितने भागों में बांटा जाता है। तो त्रिभुज को दो तरीके से बांटा जाता है, एक उसके कोण के हिसाब से, दूसरा उसके भुजा के हिसाब से। जो कोण के हिसाब से बांटा जाता है उसको तीन तरीके से बांटा जाता है। जितने तरीके से कोण बढ़ता है उतने तरीके से उसका त्रिभुज बटेगा। तो एक होता है एक्यूट एंगल ट्रेंगल। एक्यूट एंगल ट्रेंगल में क्या होता है कि जो तीन कोण है, तीनों कोण जो है, तीनों कोण में से कोई भी कोण 90 डिग्री से बड़ा नहीं हो सकता है, यानी तीनों कोण 90 डिग्री से छोटा होगा। तो उसको हम बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्रेंगल यानी न्यून कोण त्रिभुज। अगर कोई एक कोण, कोई एक एंगल, वन एंगल अगर 90 डिग्री है तो उसको बोलेंगे राइट एंगल ट्रेंगल यानी समकोण त्रिभुज। अगर कोई एंगल थीटा, थीटा जो है वो 90 डिग्री से बड़ा है तो इसको बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रेंगल, अधिक कोण त्रिभुज। ये तो हो गया आपको बेस्ड ऑन एंगल। जो त्रिभुज का क्लासिफिकेशन होगा वो तीन तरीके से होगा। तो यहाँ से अगर कुछ और आपको जानना है तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल कब होता है? जब साइड ए स्क्वायर
मान लेते हैं इसको, ये ए हो गया, इसका लेंथ बी हो गया और इसका सी हो गया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक साइड का स्क्वायर दूसरे साइड का स्क्वायर का जो सम होगा वो हमेशा तीसरे साइड के स्क्वायर से बड़ा होगा। क्लियर है? किसी भी दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरे साइड के स्क्वायर के सम से बड़ा होगा तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। अगर दो साइड के स्क्वायर के सम से तीसरा साइड का स्क्वायर इक्वल होगा तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। जैसे पाइथागोरस थ्योरम, ए हो गया, बी हो गया और ये सी हो गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? अधिक कोण त्रिभुज में कि दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरे साइड के स्क्वायर के सम से छोटा होगा। ये हो गया ए, ये बी और ये सी। तो दो ए और बी का जो स्क्वायर का सम होगा वो सी के, यहाँ पे सी आएगा, सी के स्क्वायर के से छोटा होगा, हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में क्या होगा कि दो भुजा के स्क्वायर के सम जो होगा वो तीसरे भुजा के स्क्वायर से छोटा होगा। क्लियर है? अब देखिए कि साइड बेस्ड ऑन साइड त्रिभुज को कितने भागों में विभाजित किया जाएगा। तो सबसे पहले एस्केलेन ट्रायंगल आता है, विषमबाहु त्रिभुज, जिसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं होगा। कोई भी साइड इक्वल नहीं होगा, हर साइड अपने आप में अलग अलग होगा, तो उसको बोलेंगे विषमबाहु त्रिभुज। और अगर साइड इक्वल हो, दो साइड, मान लेते हैं अगर दो साइड, ये दोनों साइड इक्वल है, अगर ये ए है इसका भी लेंथ ए ही होगा, तो दो साइड अगर इक्वल है तो उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी समद्विबाहु त्रिभुज। अगर तीनों साइड आपका बराबर हो, तीनों साइड का लेंथ अगर ए हो तो उसको बोलेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। क्लियर है? तो चलिए अब देखते हैं साइन रूल। तो साइन रूल एक तरह का रेशियो है। जैसे मान लेते हैं ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो इसका इस साइड का लेंथ ए, इस साइड का लेंथ बी और इस साइड का लेंथ सी। तो साइन रूल में आप ये जान लीजिए कि ए अपॉन साइन ए जो होता है इक्वल टू होता है 2r के। आर क्या होता है? सरकम रेडियस। आर जो होगा, आर हो जाएगा आपका सरकम रेडियस, सरकम सरकम रेडियस यानी परित्रिज्या। परित्रिज्या परित्रिज्या क्या होता है आगे आप इस वीडियो में देख लीजिए, परित्रिज्या क्या होगा कुछ डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे परित्रिज्या को। क्लियर है? तो यहाँ से आप इसको अगर बी अपॉन साइन बी अगर बोलेगा तो ये हो जाएगा, ये भी 2r के बराबर हो जाएगा। क्लियर? तो ये बी क्या है? साइन बी, यानी बी इसका एंगल हो गया। क्लियर? तो यहाँ से आप एक चीज ये लिख सकते हैं कि ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल है सी अपॉन साइन सी इक्वल टू 2r। क्लियर? तो जो इसका रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा ए बी रेशियो बी सी रेशियो सी ए। क्या हो जाएगा? ए बी का साइन सी साइन ए रेशियो साइन बी। अब इसको याद कैसे रखिएगा? जैसे कि ए बी रेशियो बी सी रेशियो सी ए पूछा है, तो ए बी में क्या नहीं है? सी, तो साइन सी हो जाएगा। बी सी में क्या नहीं है? तो ए नहीं है, तो साइन ए। सी ए में क्या नहीं है? तो बी नहीं है, तो साइन बी। तो ए बी रेशियो बी सी रेशियो सी ए का जो रेशियो कितना आ जाएगा वो साइन सी रेशियो साइन ए रेशियो साइन बी। क्लियर है? अब देखिए कोसाइन रूल। कोसाइन रूल में क्या होता है, कोई साइड अगर आपके पास नहीं दिया हुआ है, एक एंगल दिया हुआ है, तो आप वहाँ से एंगल पाए साइड साइड का लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हो गया ए, ये बी, ये सी। इस साइड का लेंथ ए, साइड का लेंथ बी, इस साइड का लेंथ सी। तो कोसाइन फार्मूला में कॉस ए क्या हो जाएगा? कॉस ए हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। क्लियर है?
अगर आपके पास एक एंगल दिया हुआ है यानी कि ए एंगल दिया हुआ तो इस तरीके से निकाल लीजिए। अगर आप बोले कि नहीं अब हमको बी एंगल दिया हुआ है तो कॉस बी के क्या हो जाएगा, कॉस बी में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन टू ए सी। क्लियर। और एंगल सी दिया हुआ है तो लिखने का तरीका देख लीजिए, लिखने का तरीका क्या होगा कि कॉस ए पूछा है और कॉस ए दिया हुआ है या कॉस एंगल आपको ए फाइंड करना है। तो देखिए कॉस ए अगर फाइंड आउट करना है तो क्या होगा, बी और सी। अगर ये एंगल आपको फाइंड करना है तो इसका ये वाला एंगल, इसका ये वाला साइड और ये वाला साइड, एंगल से दोनों साइड जो लगा हुआ है उस दोनों के स्क्वायर का सम माइनस जो बच गया उसका स्क्वायर। यानी कि जिस एंगल का आप लिख रहे हैं वो एंगल दो साइड से जो जुड़ के बनता है उस दोनों के स्क्वायर का सम माइनस बचा हुआ साइड और अपॉन में वही दोनों का, वही दोनों साइड का मल्टीप्लाई दो से मल्टीप्लाई करना। तो अब यहाँ से अगर आपको कॉस सी लिखना हो तो आसानी से लिख लीजिएगा। कॉस सी में क्या है, ये वाला कॉस सी है और ये एक दो दो साइड से मिलके बना हुआ है तो कौन ए और बी से, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें से माइनस क्या करना, बचा हुआ कौन क्या है सी, और नीचे डिवाइड किससे करना है, टू इंटू ए बी। क्लियर। तो इस तरह से आपका कोसाइन फार्मूला हो गया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखेंगे मीडियन, माध्यिका। माध्यिका किसको बोलते हैं, कोई भी त्रिभुज को किसी वर्टेक्स के सामने वाले भुजा के मिड पॉइंट पे, ये जो हो गया ये हो गया मिड पॉइंट, मिड पॉइंट। तो कोई भी वर्टेक्स के सामने वाले भुजा पर डाला गया लाइन जो मिड पॉइंट पे जुड़ता है उसको माध्यिका बोलते हैं। तो मिड पॉइंट का मतलब क्या हो गया कि जो ये लाइन है और ये इक्वल होगा, यानी कि अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है तो बी डी जो होगा वो बराबर होगा डी सी को। तो डी जो होगा वो बी डी बी सी के बीच में होगा। और ए डी जो हो गया, ए डी आपका मीडियन हो गया, माध्यिका। ए डी आपका माध्यिका हो गया। तो माध्यिका से रिलेटेड आपको कुछ चीज़ याद रखिए। अगर एक त्रिभुज है और दो माध्यिका, दोनों साइड के माध्यिका को अगर लाइन जोड़ा गया तो जो इस लाइन का, मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी हो गया और ये ई हो गया। जो डी ई होगा, डी ई और बी सी का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2। क्लियर है, 1:2 में हो जाएगा। और ए डी और डी बी का रेशियो 1:1 होगा, ये तो 1:1 होगा, ये इक्वल होगा, मिड पॉइंट है ये और ये भी मिड पॉइंट है। तो ए ई बराबर हो जाएगा इसी 1:1। जो डी ई रेशियो बी सी होगा वो 1:2 होगा। क्लियर। तो जो एरिया हो जाएगा आपका, अगर लाइन है ये मिड पॉइंट है तो ये इसका जो एरिया होगा ये 1 होगा और पूरे का रेशियो 4 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1:3 के रेशियो में एरिया। क्या चीज, एरिया। देखिए एक और चीज जान लीजिए कि अगर किसी भी त्रिभुज के वर्टेक्स के सामने वाले भुजा पे अगर लाइन ड्रॉ किया जाता है, ये जिस रेशियो में काटेगा आपका एरिया उसी रेशियो में डिवाइड होगा। मान लेते हैं कि ये 1:2 में काटा तो एरिया भी इसका 1:2 होगा। क्लियर। अगर किसी त्रिभुज है, त्रिभुज से अगर यहाँ पे दो लाइन है, ये 2:1:1 में अगर काटा है तो इसका भी एरिया भी क्या हो जाएगा, 2:1:1 में। क्लियर। जितना दफा काटना है, 1 2 3 जितना काट लीजिए, जिस रेशियो में भुजा कटेगा उसी रेशियो में एरिया भी होगा। क्लियर। अब देखिए जब माध्यिका, ये भी आपका क्या है, माध्यिका है, ये भी माध्यिका है और ये भी माध्यिका है। जब तीनों वर्टेक्स से सामने वाले भुजा पे माध्यिका ड्रॉ किया जाता है तो जिस पॉइंट पे तीनों एक दूसरे को काटता है उस पॉइंट को बोला जाता है सेंट्रॉयड। सेंट्रॉयड यानी केंद्रक।
केंद्रक। आप फिजिक्स में पढ़े हैं कि मास पॉइंट क्या होता है, कि अगर त्रिभुज को बैलेंस करना हो आपको किसी निप से या किसी पेंसिल से, अगर आपको उसको बैलेंस करना, तो उसका अगर मास पॉइंट खोज लिए, एक ये सेंट्रॉइड अगर केंद्रक खोज लिए, ये इस त्रिभुज का मास पॉइंट हो गया। तो ये हो गया सेंट्रॉइड। तो अगर सेंट्रॉइड जी मान लेते हैं इसको, इसका सिंबल हो गया जी, और ये हो गया ए, बी, और ये सी, ये डी, ई, एफ। तीनों पॉइंट का नामकरण कर दिया। तो अब जो होगा ए जी और जी डी, इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1। तो माध्यिका, तो सेंट्रॉइड अगर जी है तो ए जी माध्यिका जो 2:1 में डिवाइड होगा। सेम इसी तरह ये वाला आपको बी जी रेशियो जी ई, या फिर सी जी रेशियो जी ए, ये सब 2:1 में ही होगा। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए, अगर ये इसको M1 मान लेते हैं, इस लाइन को M1, इस लाइन को M2, और इस लाइन को M3, यानी मीडियन 1, मीडियन 2, मीडियन 3। जो साइड का सम होगा, जैसे AB प्लस BC प्लस CD, तीनों साइड का जो सम होगा वो हमेशा मीडियन के सम से बड़ा होगा, यानी कि M1 प्लस M2 प्लस M3, तीनों मीडियन के सम से बड़ा होगा साइड का सम। तो मीडियन के M1 M2 M3, यानी M1 क्या है आपका, AD M1 है, और BE M2 है, और CF M3 है, यानी कि तीनों मीडियन का जो सम होगा वो हमेशा तीनों साइड के सम से छोटा होगा। तो ये चीज़ हो गया। चलिए मीडियन को थोड़ा और सही से देखते हैं। मीडियन में क्या है कि अगर ये मीडियन है तो जो एरिया डिवाइड होगा वो ये 1 हो जाएगा, ये 1 आपस में सारा रेशियो 1:1 में डिवाइड होगा एरिया। तो ये इस वाले का जो एरिया होगा, इस वाले टर्म का जो एरिया होगा, ये 1/6 ऑफ एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, यानी कि ये त्रिभुज अगर ए बी सी है तो इसका 1/6 वाला एरिया ये वाला होगा। अगर आप बोलेगा कि ये वाला एरिया कितना होगा, ये वाला एरिया, तो ये भी आपस में एक दूसरे को इक्वल डिवाइड करेगा, यानी 1/3 ऑफ त्रिभुज ए बी सी। क्लियर, ये ए, ये बी, और ये सी। तो इसमें एरिया किस तरह डिवाइड होगा, तो ये होगा 1, ये होगा 1, ये होगा ये 1, ये भी हो गया 1। तो बीच वाला टोटल एरिया कितना होगा, 4। तो ये भी होगा 4, और ये भी 4, और ये भी 4। तो इस रेशियो में डिवाइड हो जाएगा, ये 1:1 में डिवाइड होगा, ये भी 1:1 में डिवाइड होगा। इसको 1 1 1, और ये 3 हो गया, तो ये भी 3 3 3। क्लियर। अगर आपको ये वाला एरिया पूछा जाए कि इसका एरिया क्या होगा, तो कितना हो जाएगा, 1/12। वो टोटल एरिया का 1/12 होगा। क्लियर। इसको भी अगर 1 1 1 1 1 1, ये कितना हो गया, 3 3 6, तो ये भी 6 6 और 6। तो इसका कितना हो गया, अगर ये वाला एरिया आपसे पूछा गया, ये वाला एरिया कितना होगा, तो 1/24। क्लियर है। जो मीडियंस होता है वो आपको किस रेशियो में काटा, आप जितना भी इसको बीच में आप त्रिभुज बनाते रहिए, वो इसी रेशियो में डिवाइड होता रहेगा। अब देखिए अपोलोनियम थ्योरम, ये थ्योरम यूज होता है जैसे कि अगर ये हो गया मीडियन, जैसे ये वर्टेक्स ए बी और सी, तो इसको मान लेते हैं डी। तो ए डी जो हो गया ये आपका मीडियन हो गया। क्लियर है। तो उस हिसाब से आपका क्या हो गया, बी डी जो होगा वो बराबर होगा डी सी के। क्लियर। तो ये अपोलोनियम थ्योरम क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर होता है 2 इंटू
ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर लिखे या फिर बी डी स्क्वायर। क्लियर, डी सी या फिर बी डी का स्क्वायर। तो ये हो गया अपोलोनियम थ्योरम। तो इसको याद रखने का तरीका देख लीजिए कि जिस भी मीडियन मीडियन को पूछा है तो उस मीडियन और नीचे वाले भुजा का आधा कोई भी साइड ले लीजिए, उस दोनों के स्क्वायर का सम का 2 गुना जो होगा बचा हुआ 2 साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। अगर आपको यहाँ पे मीडियन अगर बी से अगर कोई वर्टेक्स दे रहे तो बी ई अगर मीडियन है तो बी ई मीडियन है तो क्या लिखिएगा फॉर्मूला। अगर ये वाला यहाँ से अगर कोई मीडियन है, ये ई हो गया, तो यहाँ पे आप क्या लिखिएगा, तो ये क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर मीडियन क्या है 2 इंटू मीडियन क्या है बी ई स्क्वायर, बी ई का स्क्वायर और प्लस ई ए का स्क्वायर, ई ए का स्क्वायर या फिर सी ई का स्क्वायर। क्लियर है, ये ए हो गया, तो ई ए का स्क्वायर या फिर सी ई का स्क्वायर। तो यहाँ से आपको ये फार्मूला हो गया। अगर कोई लाइन है, जैसे ये लाइन है, ये वाला मीडियन है, ये वाला मीडियन के बारे में अगर फार्मूला लिखना हो तो कैसे लिखिएगा, सी वर्टेक्स है, तो यहाँ से 2 लाइन कौन कौन सा है, ए सी, तो ए सी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा 2 इंटू आपका मीडियन क्या है, मीडियन सी एफ, इसको एफ मान लेते सी एफ होगा, तो सी एफ का स्क्वायर प्लस ए एफ या फिर बी एफ का स्क्वायर। क्लियर है, तो ये हो गया आपका अपोलोनियम थ्योरम। यहीं से आप अगर ड्राइव करते फॉर्मूला तो बन जाता है क्या चीज़, से लेंथ ऑफ मीडियन निकालना होगा तो लेंथ ऑफ मीडियन का फार्मूला बन जाता है। तो यहीं से अगर फार्मूला ड्राइव करते तो लेंथ ऑफ मीडियन निकल के आ जाता है। लेंथ ऑफ मीडियन क्या होता है, जैसे कि मीडियन ये वाला अगर लेंथ है, इसको अगर m1 मान लेते हैं, m1, तो क्या होगा, m1 का फार्मूला क्या होता है 1/2 रूट अंडर 2 सी स्क्वायर। सी कौन सा हो गया, सी इसका लेंथ a हो गया, इसका लेंथ b हो गया और इसका लेंथ c हो गया। क्लियर, तो 2 सी स्क्वायर, ये वाला मीडियन का पूछना तो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, ध्यान से देखिए, बस याद इसको फिगर को दिमाग में रखिए, आपको फॉर्मूला आसानी से याद हो जाएगा। तो इसका m1 निकालने के लिए क्या होगा, सी स्क्वायर प्लस 2 बी स्क्वायर और माइनस कर देना है कौन सा, सामने वाला जहाँ पे मीडियन आ पड़ा है, तो ए स्क्वायर, इसको माइनस कर दीजिए, ये आपका मीडियन का फॉर्मूला हो गया। क्लियर, अब अगर उसी तरह आपको m2 निकालना है, यानी कि सी बी ई निकालना है, तो बी निकालने के लिए क्या कीजिएगा 1/2, बी में क्या है ए बी और बी सी, तो ए बी क्या है सी, 2 सी स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर माइनस क्या करना है बी स्क्वायर, ये आपका m2 निकल के आ गया। अगर m3 आपको निकालना है, यानी कि सी एफ निकालना है, तो 1/2 रूट अंडर में क्या चीज़, तो कौन सा सी एफ निकालना है, तो कौन सा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी 2 बी स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर माइनस क्या करना है सी स्क्वायर। क्लियर, तो ये हो गया आपका मीडियन का फॉर्मूला। तो आगे दिया हुआ है कि अगर 2 मीडियन एक दूसरे को अगर 90 डिग्री पे कट करता है, जैसे कि ये ए हो गया, ये बी और ये सी, उसको ई मान लीजिए और इसको एफ। क्लियर, तो बी और सी एफ जो मीडियन है एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर रहा है, यानी कि ये जो एंगल हो गया ये 90 डिग्री है। क्लियर, तो 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं, तो इस केस में क्या क्या चीज़ आपको याद रखना है, इस केस में आपको यहाँ पे अगर ये मीडियन क्या हो जाएगा, मीडियन जी हो जाएगा, ये सेंट्रॉइड जी हो जाएगा, जहाँ पे 2 मीडियन एक दूसरे को काटता है वो जी होता है, तीसरा भी यहीं से गुजरेगा। तो यहाँ से आपको कुछ चीज़ें याद रखना है, क्या चीज़, जैसे ए बी का स्क्वायर हो गया और प्लस ए सी का स्क्वायर, यानी कि ए बी का स्क्वायर ये वाला ए बी, ये वाला ए सी, तो ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर जो बराबर होगा वो 5 इंटू बी सी के स्क्वायर के बराबर होगा। क्लियर, यहाँ एक और चीज़ आपको याद रखना है कि ये ए और जी, ए जी जो होता है वो बराबर होता है बी सी के। इस केस में जहाँ पे 2 मीडियन एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता है तो वर्टेक्स से
सेंट्रॉइड तक, केंद्रक तक जो लाइन होता है वो भुजा के बराबर होता है, सामने वाले जो भुजा होता है उसके बराबर होता है, यानी एजी का बराबर होगा वो बीसी के बराबर होगा। क्लियर। यहाँ से एक और चीज याद रखिए, जैसे कि अगर आपको एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ये अगर ये ई एफ है, यहाँ पे लाइन जोड़ दे तो एरिया ऑफ बी सी ई एफ, ये कैसे निकालिएगा, इसको निकालिएगा बी ई इंटू सी एफ अपॉन टू। ठीक, आपको ये याद कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पे एरिया ऑफ बी सी ई एफ अगर निकालना हो, अगर एरिया ऑफ ट्रेंगल निकालना हो, यानी कि एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी अगर निकालना हो, तो उसके लिए क्या फार्मूला है, से 4/3 इंटू एरिया ऑफ बी सी ई एफ। क्लियर। या फिर इसको इस तरह लिख लीजिए, 4/3 इंटू बी ई इंटू सी एफ अपॉन टू। क्लियर। तो यहाँ से आपको ये चार चीज नोट कर लेना और चार चीज याद रखना है। चलिए, अब राइट एंगल ट्रायंगल में जो मीडियन होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में जब दो मीडियन जो 90 डिग्री नहीं है, उस वाले वर्टेक्स से खींचा हुआ मीडियन एक दूसरे को जहां पे इंटरसेक्ट करता है, तो उस केस में आपको क्या क्या चीज याद रखना है। जैसे कि अगर ये ए है तो इसका लाइन ये ये ए हो गया, ये बी, ये सी, और इसको डी, ये हो गया आपका ई। क्लियर। तो इस केस में आपका ए डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर क्या हो जाएगा, वो 5/4 AC स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। क्लियर। यानी कि जो आपका कर्ण होगा, कर्ण के स्क्वायर का 5/4 जो होगा ए डी स्क्वायर और सी स्क्वायर, यानी दोनों मीडियन के स्क्वायर का सम। दूसरा फार्मूला आपको यहाँ से क्या याद रखना है, जैसे ए डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो हो जाएगा वो हो गया आपका 5 ED स्क्वायर। क्लियर। ईडी कौन सा लाइन हो गया, ये वाला लाइन आपका ईडी हो गया। यहाँ से एक और चीज आपको याद रखे, ए डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो होगा वो होगा आपका ए सी स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर। क्लियर। यहाँ पे आपका 5 ED स्क्वायर है, तो 5 ED स्क्वायर में क्या होगा, 4 ED स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर। तो 4 ED स्क्वायर क्या होता है, AC स्क्वायर होगा। यानी कि अगर ये 1:2 में है तो इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 4AC स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका ये फार्मूला निकल के आया था, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो होगा वो AC स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर होगा। ये दो तीन चीजें आपको नोट कर लेना है और ये याद रखना है। तो कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखना है मीडियन के रिगार्डिंग, वो क्या चीज़, जैसे कि ये ए हो गया, ए बी और सी, तो इसका लेंथ ए होगा, इसका लेंथ बी और इसका लेंथ सी अगर हो गया तो यहाँ से M1 आ गया, ये M2 और ये M3। क्लियर। इसका नामकरण कर देते हैं M1, M3 और ये M2। क्लियर। तो इस केस में जो ए स्क्वायर होगा और प्लस बी स्क्वायर होगा प्लस सी स्क्वायर, यानी भुजा के स्क्वायर का सम जो होगा वो 4/3 होगा मीडियन के स्क्वायर ऑफ सम के बराबर। M1 स्क्वायर, M2 स्क्वायर, M2 स्क्वायर प्लस M3 स्क्वायर। क्लियर। भुजा के स्क्वायर के सम जो होगा वो मीडियन के स्क्वायर के सम का 4/3 होगा। यहाँ से आपको ये समझ में आया कि 3 × A² प्लस B² प्लस C² जो होगा वो होगा 4M1 स्क्वायर, यानी मीडियन 1 स्क्वायर, मीडियन 2 स्क्वायर और मीडियन 3 स्क्वायर। यहाँ से एक और चीज़ जानिए, जैसे कि मीडियन का जो सम होता है चार चार गुना, मीडियन के सम का 4 गुना M1 प्लस M2 प्लस M3, मीडियन के सम का जो 4 गुना होता है वो हमेशा बड़ा होगा साइड के सम के 3 गुना से।
साइड के सम के 3 गुना से। अगर आपको मीडियन दिया हुआ है और पूछा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, अगर आपका गिवन में क्या चीज़ हो, गिवन में अगर तीनों मीडियंस दिया हुआ है, मीडियंस आपको दिया हुआ है M1 M2 और M3, अगर आपको दिया हुआ है गिवन है और बोला है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो कैसे क्या होगा, इसका फॉर्मूला हो जाता है 4/3। यहाँ पे एस डैश लिख रहे हैं, एस डैश बताते हैं क्या होता है, एस डैश माइनस M1 एस डैश माइनस M2 एस डैश माइनस M3। क्लियर। अब ये एस डैश क्या होता है, एस डैश जो होता है इसको बोलते हैं M1 प्लस M2 प्लस M3 अपॉन 2, यानी तीनों मीडियन के सम के आधा, तीनों मीडियन के सम का आधा। ठीक है, जैसे एस निकालते हैं सेमी पेरीमीटर, यहाँ पे ए प्लस तीनों साइड का स्क्वायर, तीनों साइड का जो सम होता है A+B+C/2 करते हैं, उसी तरह तीनों मीडियन के सम का जो आधा होता है उसको एस डैश लिखते हैं यहाँ पे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया, 4/3 एस डैश माइनस M1 एस डैश माइनस M2 एस डैश माइनस M3। चलिए ये हो गया आपका मीडियन। अब बढ़ते हैं एंगल बाइसेक्टर की तरफ। तो एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, जब किसी एंगल के बीच से उस एंगल को दो बराबर भागों में बांटने वाला एक लाइन ड्रॉ किया जाता है तो उसको एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं। एंगल बाइसेक्टर को हम इस तरह डिनोट करते हैं, यानी कि ये जो एंगल है अगर पूरा अगर थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, θ/2, और ये भी θ/2। दो बराबर भागों में एंगल को बांटने वाला रेखा एंगल बाइसेक्टर कहलाता है। समझ में आ गया। जब तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे एक दूसरे को काटता है और इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इन सेंटर, इन सेंटर यानी अंतः त्रिज्या, अंतः केंद्र, अंतः केंद्र, अंतः केंद्र क्या होता है, जब किसी त्रिभुज के अंदर में आप एक सर्कल ड्रॉ करते हैं जो तीनों भुजा को एक किसी एक एक पॉइंट पे टच करता है, तो उसका जो सेंटर होता है, उस त्रिभुज का जो सेंटर होता है उसी को इंटर सेंटर, वही इन सेंटर होता है। यहाँ से आप एक सर्कल इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं जो तीनों भुजा को एक पॉइंट पे टच करेगा, एक पॉइंट पे टच करेगा। क्लियर है। तो चलिए देखिए, इन सेंटर यहाँ से एक ड्रॉ किया गया सर्कल, और सर्कल तीनों जो भुजा है वहां पे एक एक पॉइंट पे टच करते हुए गुजर रहा है। तो इस जो पॉइंट है यही इसका इस सर्कल का सेंटर हो गया। ठीक। और यहाँ से अगर परपेंडिकुलर लाइन डालिएगा तो ये जो हो गया ये आपका रेडियस हो गया, रेडियस हो गया। ये आपका रेडियस नहीं हुआ, ये वाला रेडियस हो गया। जब हम किसी इस लाइन से जब हम सामने वाले भुजा पे परपेंडिकुलर लाइन डालते हैं, परपेंडिकुलर लाइन, तो ये आपका रेडियस हो जाता है, ये रेडियस। तो इन रेडियस कैसे निकालते हैं, इन रेडियस इसको अगर आर से डिनोट करते हैं, रेडियस आर है, इस सेंटर को क्या से डिनोट करते हैं, आई से, इन सेंटर को हम लोग आई से डिनोट करेंगे। क्लियर। तो आर जो होता है वो कितना क्या होता है, एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। क्लियर। यानी कि डेल्टा अपॉन एस, डेल्टा हो गया एरिया, एस अपॉन हो गया सेमी पेरीमीटर। ठीक। यहाँ से आपको निकल आर बराबर डेल्टा अपॉन एस, इसको आपको याद रखना है। अब देखिए इसका एंगल होता है, जैसे कि अब ये अगर आई है तो ABC, तो BIC अगर आपको निकालना तो ये इसका एंगल क्या है, कैसे निकलेगा, 90 डिग्री प्लस एंगल A/2। क्लियर। एंगल A/2, यानी इसको अगर निकालना हो तो BIC अगर निकालेगा एंगल BIC तो 90 प्लस एंगल A/2, यानी एंगल A ये पूरा हो गया, A/2 ये हुआ। उसी तरह अगर एंगल आप
ए आई बी निकालिएगा, उसके लिए 90 प्लस इस एंगल के सामने जस्ट क्या है, एंगल सी है, ये तो एंगल सी का आधा। इसी तरह आगे अब ए आई सी अगर निकालना हो तो ए आई सी क्या लीजिएगा, 90 प्लस ए आई सी। ए आई सी कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है, इसके सामने कौन सा एंगल है, एंगल बी, तो बी का आधा, 90 प्लस बी का आधा। क्लियर, यहाँ से आपको एंगल निकाल लीजिएगा तीनों इन सेंटर पे। आइए देखिए, इंपॉर्टेंट रेशियो अगर इसमें अगर देखा जाए तो इंपॉर्टेंट रेशियो क्या होता है, जैसे ये अगर एंगल बाई सेक्टर है, क्लियर, इसको हम लोग इस तरह डिनोट करते हैं, तो ए बी सी, जो आपके ए बी और ए सी का जो रेशियो होगा, और ये हो गया आपका डी, क्लियर, तो ए बी और ए सी का जो रेशियो होगा वही रेशियो बी डी और डी सी का होगा। क्लियर, मान लेते हैं कि अगर यहाँ आपको दिया हुआ कि ये हो गया 10 और ये हो गया 12 और ये 5 दिया है, तो ये कितना होगा, तो ये किस रेशियो में, 5:6 रेशियो में, तो ये भी 5:6 होगा, तो 5 का वैल्यू 1 है तो 6 का भी 6 होगा, तो ए बी रेशियो ए सी जो होगा वो बी डी रेशियो डी सी होगा। इसी तरह अगर आगे और भी अगर रेशियो निकला है लिखना है तो क्या लिखेगा, जैसे अगर यहाँ से एक एंगल बाई सेक्टर अगर यहाँ पे ड्रॉ किया जाए, इसको अगर बी ई बोला जाए तो क्या होगा, ए बी अपॉन बी सी का जो रेशियो हो जाएगा वो होगा ए ई और ई सी के रेशियो के बराबर। क्लियर, सेम इसी तरह तीसरा अगर एंगल बाई सेक्टर अगर ड्रॉ कीजिएगा सी से, तो ये क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन बी सी का जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा, अगर ये एफ हो गया तो ए एफ और बी एफ। क्लियर, तो ये आपका रेशियो निकल के आ गया। दूसरा और क्या चीज़ आपको याद रखना है, जैसे ये अगर ए बी और सी, इसको डी मान लीजिए, इसको ई मान लीजिए, तब देखिए, और ये तो होगी आपका आई, दो एंगल बाई सेक्टर, ये दोनों एंगल बाई सेक्टर है। क्लियर, तो दो एंगल बाई सेक्टर एक दूसरे को कहाँ पे काटता है, इन सेंटर पे, यानी अंतर केंद्र पे। तो यहाँ पर जो ए आई का रेशियो होगा, ए आई अपॉन आई डी का जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस ए सी अपॉन बी सी। क्लियर, अगर इसको आप सी मान लेते हैं, इसको बी और इसको ए, तो क्या हो जाएगा, ए आई और आई डी का रेशियो सी प्लस बी अपॉन ए। क्लियर है, इसी तरह सेम अगर आपको यहाँ से निकालना हो बी आई और आई ई का रेशियो, तो क्या हो जाएगा, बी आई और आई ई का रेशियो बी आई, यानी ये कौन सा वर्टेक्स है, ए बी और बी सी, यानी कि सी प्लस ए अपॉन बी। क्लियर, इसी तरह अगर तीसरा यहाँ से अगर ड्रॉ कर दीजिएगा तीसरा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सी आई अपॉन आई सी, क्या आई आई एफ, यहाँ पे एफ मान लेते हैं इसको, तो सी आई अपॉन आई एफ क्या हो जाएगा, ए प्लस बी अपॉन सी। क्लियर है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको एग्जाम के लिए, क्योंकि एग्जाम में इस दोनों में से किसी पे ना किसी पे क्वेश्चन हमेशा पूछता ही पूछता है। ठीक है, और ये एंगल वाला भी आपसे हमेशा एंगल क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, हर एग्जाम में आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन दिखाई देगा। ये वाला रेशियो शायद आपको प्रीलिम्स में ना पूछे, लेकिन मेंस में पूछ सकता है, और यहाँ से प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन होता है। तो ये हो गया इन सेंटर। तो अगला अगला पॉइंट है लेंथ ऑफ एंगल बाई सेक्टर। तो अगर ये ए हो गया, ए और ये बी और ये सी, और इसको डी लिख देते हैं, और ये आपका एंगल बाई सेक्टर है ए डी, तो इसका लेंथ सी, इसका लेंथ बी और इसका लेंथ ए। तो ए डी का जो आपका लेंथ हो जाएगा, ए डी का लेंथ क्या हो जाएगा, 2BC, यानी कि बी कौन सा है, ए सी इंटू ए बी। क्लियर, अपॉन बी प्लस सी इंटू कॉस थीटा बाई 2। थीटा क्या है, पूरा एंगल ए,
एंगल ए जो है वो कितना है, थीटा है। क्लियर, पूरा एंगल ए। और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, एंगल थीटा/2, ये भी एंगल थीटा/2 हो जाएगा। क्लियर। तो एडी का फॉर्मूला, एडी निकालने के लिए 2BC/B+C cos θ/2 समझ में आ गया। यहाँ से इस तरह इसको आप विजुअलाइज कीजिए। अगर आपको ये एडी निकालना है, एडी निकालना है, तो एडी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, दोनों जो वर्टेक्स से जुड़ता है, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, इस दोनों का 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2BC, दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए और इसी का सम कर दीजिए B+C, और जो एंगल बन रहा है उसका आधा cos θ/2। ठीक है, ये फार्मूला हो गया। तो यहाँ से आप एक और चीज, एक और फार्मूला याद रखिए। AD² जो होता है वो बराबर होता है AB × AC, इस दोनों के, इस दोनों साइड का प्रोडक्ट, इसमें से माइनस कर दीजिए BD × DC। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपके लिए। AD² बराबर AB × AC माइनस BD × DC। क्लियर। यानी कि अगर इसको m मान लेते, इसका डिस्टेंस m मान लेते, तो क्या हो जाएगा, AD² कितना आ जाएगा, BC माइनस MN। यहाँ से आप एक और फार्मूला याद रखिए कि अगर ये ABC अगर ये है, यहाँ से अगर इसका एक लाइन बढ़ाया गया, तो इस जो एंगल का बाइसेक्टर होगा, ये वाले एंगल का, एक्सटीरियर एंगल का जो बाइसेक्टर होगा, ये का जहाँ पे BC को बढ़ाने पे जहाँ पे मिलेगा, यानी कि अगर D पे मिल रहा है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, AD आपका, AD² जो हो जाएगा वो BD × CD, यानी कि एक वर्टेक्स से D तक का डिस्टेंस, दूसरे वर्टेक्स के से D तक का डिस्टेंस, इसमें से माइनस कर दीजिए AB × AC। क्लियर है। ये वाले फार्मूला और ये वाले फार्मूला में कंफ्यूज नहीं होगा, दोनों फार्मूला सेम है। जैसे देखिए यहाँ पे AD है, तो वर्टेक्स से AD तक एक लाइन आया, तो उस दोनों वर्टेक्स का मल्टीप्लाई C × B कर दिया, यानी AB × BC, AB × AC, माइनस क्या करना है, वर्टेक्स से D तक का डिस्टेंस और ये वाले वर्टेक्स से D तक का डिस्टेंस, ये वाले वर्टेक्स से D और ये वाले वर्टेक्स से D तक का डिस्टेंस। ठीक, यहाँ पर भी सेम वही केस है, ये वाले वर्टेक्स से D तक के का डिस्टेंस और ये वाले वर्टेक्स से D तक के का डिस्टेंस, इस दोनों के मल्टीप्लाई में से इसका और इसका प्रोडक्ट माइनस कर देंगे, तो आपका ये वाला फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं इन रेडियस इन राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में इन रेडियस क्या होता है, तो ये हो गया A, ये B और ये C। तो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया, मतलब कि ये आपका कर्ण, ये लंब और ये आधार, और ये हो गया इन रेडियस R। तो R जो निकलेगा ये निकलेगा P+B - H/2। क्लियर, ये फार्मूला याद रखिए। जब भी आप समकोण त्रिभुज में इन रेडियस निकालते हैं, R निकालते हैं, तो लंब और आधार का सम में से कर्ण माइनस करके 2 से उसको डिवाइड करते हैं। क्लियर, यानी P+B - H/2, ये हो गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल में इन रेडियस निकालने का फार्मूला। यहाँ एक और चीज नोट कर लीजिएगा जो पीछे छूट गया, वो है अगर एक त्रिभुज है, ठीक, ABC, और इसको अच्छा से नोट कर लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छा से याद रख लीजिए। जैसे कि A, B और C, और ये वाला लाइन आपका बढ़ा हुआ है, तो यहाँ इसका एंगल बाइसेक्टर और इस एक्सटीरियर एंगल का जो बाइसेक्टर होगा, ये हमेशा एंगल A/2 होगा। एंगल A यानी एंगल A का आधा होगा। इस वर्टेक्स से इसका एंगल बाइसेक्टर और इस एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर, एंगल C के एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मिलेगा वो एंगल A का आधा होगा। ये आप इस पॉइंट से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपको नोट कर लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो।
और एक और पॉइंट, इस वाले केस में आपका जो ए बी और ए सी का जो रेशियो हो जाएगा, वो कितना रेशियो हो जाएगा, बी से डी और सी डी का रेशियो के बराबर। क्लियर? ये चीज़ आप याद रखिए, जैसे कि ए बी और ए सी का जो रेशियो हो जाएगा वो बी डी और सी डी, यानी बी से डी तक का और सी से डी तक के का जो डिस्टेंस होगा उसका रेशियो ए बी और ए सी के रेशियो के बराबर होगा। ये भी याद रखिए, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अब नेक्स्ट चलिए एक्सटीरियर है। अब नेक्स्ट क्या है, एक्स सेंटर। एक्स सेंटर में आपको क्या याद रखना है, एक्स सेंटर वो होता है जैसे कि इस एक्सटीरियर एंगल बी वाला और ये सी वाला एक्सटीरियर एंगल, इस दोनों का एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मिलता है वो होता है एक्स सेंटर। ठीक, इसको आई डैश मानते हैं। ठीक, और इसको आर डैश, इसको आर डैश। तो यहाँ से आप दो चार बात याद रखिए, जैसे कि ये पॉइंट अगर डी हो गया, ये पॉइंट अगर डी हो गया, ये एफ हो गया, तो जो ए डी होता है वो बराबर होता है ए एफ के। आप ये अगर जब सर्कल पढ़िएगा तो सर्कल में आपको क्लियर हो जाएगा क्यों बराबर होता है, क्योंकि ये एक टेंजेंट है और ये एक टेंजेंट है, दोनों आपस में इक्वल होगा। क्लियर? तो ए डी बराबर ए एफ होगा। अगला पॉइंट अब याद है इसमें क्या रखना है, जैसे कि अगर आपको एंगल बी आई डैश और सी निकालना है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, तो उसके लिए क्या कीजिएगा, 90 माइनस एंगल ए बाई 2, ये फार्मूला ध्यान रखिए। अगर आपको यहाँ पे अगर आप इस वाले एंगल बाई सेक्टर और इस वाले एंगल बाई सेक्टर से यहाँ अगर यहाँ आई डैश निकालना है, तो ए आई सी अगर निकालेगा, एंगल ए आई डैश सी अगर निकालना है तो क्या कीजिएगा, 90 माइनस एंगल बी बाई 2। ठीक है, और इसी तरह इधर इधर निकालिएगा तो 90 माइनस सी बाई 2 हो जाएगा। और ये जो ए डी होता है, ये ए डी आपका हाफ ऑफ पेरीमीटर होता है ना, पेरीमीटर त्रिभुज ए बी सी का ए डी जो होता है वो हाफ ऑफ पेरीमीटर ए बी सी डी का होता है, क्योंकि ये बराबर होगा और ये वाला बराबर होगा, तो ये जो बी डी और सी डी सी एफ होगा वो बी सी के बराबर हो जाएगा। तो ए डी जो होता है वो हाफ ऑफ पेरीमीटर त्रिभुज ए बी सी हो जाएगा। क्लियर? कि जब एक्स रेडियस देख लीजिए, एक्स रेडियस क्या होता है, उसे ये त्रिभुज है और इसका एंगल बाई सेक्टर, इसका एंगल बाई सेक्टर जुड़ा, और यहाँ जो त्रिभुज, यहाँ जो सर्कल बना, इस सर्कल का जो रेडियस होगा ये आर, जो रेडियस होगा इस आर डैश किस तरह निकालते हैं, वो डेल्टा अपॉन एस माइनस ए। ए क्या है, ए बी और सी, ए जो हो गया वो इसका लेंथ हो गया, ठीक है, ए इसका लेंथ हो गया, और डेल्टा क्या हो गया, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, और एस सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। क्लियर? और ए तो हो गया साइड ए, कौन सा साइड, एंगल ए के सामने वाला साइड, इसका ए मान लीजिए। तो डेल्टा अपॉन एस माइनस ए, ये फार्मूला हो गया आपको एक्स रेडियस निकालने का। यहाँ से एक और पॉइंट आपको याद रखना है, ये उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी आप याद रखिए इसको, जैसे कि ये अगर आई डैश हो गया, तो इस वाले सामने का जो एंगल बाई सेक्टर यहाँ पे आके मिलेगा, ये एंगल बाई सेक्टर जो मिलेगा, ये अगर थीटा है, ये थीटा है, तो पहले इसको फ्रेश कर लेते हैं इसको, तब अच्छे से समझ में आएगा कि ये तो ये आपका फार्मूला। क्लियर? अब यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कीजिए जो कि एंगल बाई सेक्टर है, ठीक, तो ये एंगल आपका थीटा हो गया, तो ये जो होगा ये हमेशा थीटा बाई 2 होगा। तो एंगल बी आई ए जो होगा, कौन सा, ये आई डैश है, ठीक, बी आई डैश आई ए जो होगा, बी आई डैश ए, ये वाला एंगल, ये किसके बराबर होगा, एंगल ए बी सी का आधा। ठीक,
सेम इसी तरह अगर ये अल्फा है तो ये अल्फा/2 हो जाएगा। क्लियर? ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको नोट कर लीजिए। यहाँ से एक और चीज़ याद रखिए आप, कि देखिए अगर कोई त्रिभुज है और त्रिभुज का एंगल बाइसेक्टर है ये, तो एंगल बाइसेक्टर इसका ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, एंगल बाइसेक्टर डी हो गया। यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया गया, परपेंडिकुलर लाइन, और ये ई हो गया। तो जो एंगल ई, ए और डी जो होता है वो, ये एंगल अल्फा और ये एंगल बीटा। तो अल्फा और बीटा का जो डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव में, यानी मॉड दिया हुआ है, मॉड का मतलब हुआ हमेशा पॉजिटिव में, दोनों का डिफरेंस। अगर बीटा बड़ा है तो बीटा माइनस अल्फा, अगर अल्फा बड़ा है तो अल्फा माइनस बीटा, दोनों के डिफरेंस का आधा। क्लियर? तो ई ए डी का जो ये वाला एंगल हो जाएगा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल इस वाले एंगल और इस वाले एंगल के डिफरेंस का आधा हो गया। यहाँ से एक्सटीरियर एंगल के बारे में एक और चीज़ याद रखिएगा, जो कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी याद रख लीजिए। मान लेते हैं कि ये अगर ये त्रिभुज है और ये आपका एंगल बाइसेक्टर यहाँ से, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, ठीक। ये ए बी और ये सी, यहाँ पे ये टच करता है, ठीक। ड्राइंग मेरा खराब है, थोड़ा उसको इग्नोर कीजिए, ये किसी भी तरह का बन गया। तो यहाँ पे आपका आई डैश हो गया और ये आई हो गया। क्लियर? तो ये जो लाइन होगा, ये आर और ये आर डैश, तो यहाँ जो एंगल बनेगा ये वाला एंगल, क्लियर, एंगल आई ए आई डैश, ये हमेशा 90 डिग्री होगा। क्लियर? इसको याद रखिए, ये हमेशा 90 डिग्री होगा। और यहाँ से एक और चीज़ याद रखिए, आर जो रेडियस का स्क्वायर, सरकम रेडियस, ये इन रेडियस का स्क्वायर और एक्स रेडियस का स्क्वायर, आर डैश का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आई से लेके आई डैश तक के डिस्टेंस का स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है? यानी कि रेडियस का स्क्वायर, जो इन रेडियस का स्क्वायर और एक्स रेडियस का जो स्क्वायर होगा, वो डिस्टेंस ऑफ आई टू आई डैश, यानी एक्स सेंटर से लेके इन सेंटर तक के डिस्टेंस का स्क्वायर के बराबर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, ए बी सी, ये हो गया वर्टेक्स ए बी सी, और भुजा ए बी, भुजा ए बी का जो बाइसेक्टर होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि ये मिड पॉइंट से 90 डिग्री पे खींचा गया लाइन, यानी कि ये ए, यहाँ पे अगर डी हो गया तो ए डी और डी बी जो है बराबर है, ये मिड पॉइंट है, और यहाँ से ये वर्टिकल, यानी ये 90 डिग्री भी है और ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, और ये तीनों जिस पॉइंट पे मिलता है, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सरकम सेंटर। सरकम सरकम सेंटर, परित्रिज्या, परिकेंद्र, परिकेंद्र। और इस पॉइंट से अगर हम सर्कल बनाए तो सर्कल इस तरह बनता है, कुछ तीनों वर्टेक्स से गुजर के बनेगा, तो इस सर्कल को बोलते हैं सरकम सर्कल, ठीक, बाह्य सर्कल। और इस वर्टेक्स से इस पॉइंट का दूरी को रेडियस, ये हो जाएगा रेडियस, यानी कि सरकम रेडियस आर। यह समझ में आएगा कि आर कैसे ये बना, किसी भी लाइन पे भुजा के मिड पॉइंट से डाला गया लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, यानी भुजा भुजा के मिड पॉइंट से ये परपेंडिकुलर लाइन, ये भी परपेंडिकुलर लाइन, जिस पॉइंट पे मिलेगा इस पॉइंट को बोलेंगे परिकेंद्र, सरकम सेंटर। अब देखिए सरकम सेंटर पे जो एंगल बनता है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितना होता है, जैसे ये अगर ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, तो इस सरकम सेंटर को डिनोट करते हैं ओ से। क्लियर? तो जो बी ओ सी जो एंगल बनेगा, एंगल बी ओ सी, वो कितना हो जाएगा, 2 गुना एंगल ए के, यानी कि सामने वाला जो एंगल होगा उसका 2 गुना। सेम उसी तरह अगर ये एंगल निकालना है, एंगल ए ओ बी,
एंगल ए ओ बी, तो इसके सामने कौन सा एंगल है, एंगल सी, तो इस एंगल का 2 गुना। क्लियर, एंगल सी का 2 गुना। उसी तरह अगर एंगल निकालना है ए ओ सी, तो एंगल बी का 2 गुना। समझ आई बात? तो ये हो गया सरकम सेंटर पे एंगल। और ये जो लाइन होता है, ये बी ओ जो लाइन है, ये आपका रेडियस है, यानी कि ये सरकम रेडियस है। सरकम सरकम रेडियस, परित्रिज्या, परित्रिज्या। क्लियर, ये परित्रिज्या है, सरकम रेडियस है। तो परित्रिज्या देखिए, परित्रिज्या इसको आर से डिनोट करते हैं, इसको आर से डिनोट कर दिया। तो परित्रिज्या का जो फॉर्मूला हो जाता है, आर बराबर जो होगा वो होगा ए इंटू बी इंटू सी अपॉन 4 डेल्टा, यानी कि ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। डेल्टा क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रेंगल, एरिया ऑफ ट्रेंगल। ए बी सी क्या हो गया, ए बी सी हो गया त्रिभुज का भुजा, यानी कि ये ए, ये बी और ये सी, तीनों भुजा का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ए इंटू बी तीनों भुजा का गुना, डिवाइड कर दीजिए इसको 4 इंटू डेल्टा से। तो यहीं पे जो आप साइन साइन रूल आया था, साइन रूल जो बताया था, जहाँ पे आर का जिक्र हुआ था, आर सरकम रेडियस का, वो यही। यहाँ पे क्या था, 2r इक्वल टू ए अपॉन साइन ए, यही था, इसी तरह बी अपॉन साइन बी। अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में सरकम सेंटर कहाँ पे होता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो सरकम सेंटर होता है वो कर्ण के मिड पॉइंट पे होता है। क्या चीज़, कर्ण के मिड पॉइंट पे। ठीक है, ये आपका कर्ण हो गया और ये मिड पॉइंट हो गया, कर्ण के मिड पॉइंट पे होगा। ये भी रेडियस, ये भी रेडियस और ये भी रेडियस। फिर समकोण त्रिभुज में जो सरकम रेडियस होगा वो कितना हो जाएगा, h/2, यानी कि कर्ण बटा 2। ये कर्ण है और ये कर्ण बटा 2। अगर वहीं अधिक कोण त्रिभुज यानी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में अगर आप बनाएंगे, तो वो किस तरह से, कहाँ पे बनेगा, किस तरह से बनेगा, देखिए ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो गया ये वाला, तो इसका अगर आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेगा तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, और इस वाले लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ से आ गया। तो ये त्रिभुज के बाहर होता है, जो सरकम रेडियस होगा, सरकम सेंटर जो होगा वो जो सरकम सेंटर होगा वो त्रिभुज से बाहर होगा, किसमें, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में। समझे, ये बात ध्यान रखिएगा कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल अधिक कोण त्रिभुज में जो सरकम सेंटर होता है वो त्रिभुज से बाहर होता है, और समकोण त्रिभुज में कर्ण के मिड पॉइंट पे होता है, और एक्यूट में तो त्रिभुज के अंदर होगा। ठीक है, अब देखिए एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल, ये त्रिभुज का शीर्ष लंब। त्रिभुज का शीर्ष लंब क्या होता है कि वर्टेक्स से सामने वाले लाइन पे परपेंडिकुलर लाइन, ये इस वाले सामने वाले लाइन से परपेंडिकुलर लाइन, ये परपेंडिकुलर लाइन हो गया। यहाँ से अगर सामने वाले पे खींचेगा तो ये एक परपेंडिकुलर लाइन हो गया, इस वाले सामने वाले नंबर भुजा पे खींचेगा तो यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन हो गया। तो जिस पॉइंट पे जो काटा जाता है, जिस पॉइंट पे तीनों लाइन मिलता है, वहां पे बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर। क्लियर, ऑर्थो सेंटर, इसको पी से डिनोट कर देते हैं, ये हो गया पी आपका। तो समझ में आ गया ऑर्थो सेंटर क्या होता है। ऑर्थो सेंटर वो होता है कि जब किसी भी वर्टेक्स से, तीनों वर्टेक्स से सामने वाले भुजा पे जब परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर लाइन ध्यान से दीजिएगा, जब अगर मीडियंस डालते हैं तो बनता है क्या चीज, सेंट्रॉइड। जब एंगल बाइसेक्टर डालते हैं तीनों पे, जो जो तीनों के यहाँ पे काटता है वो कौन सा पॉइंट बनता है, इन सेंटर। और जब साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर करते हैं तो वो कौन सा बनता है, सरकम सेंटर। और जब एल्टीट्यूड डालते हैं, यानी 90 डिग्री लंब जब डालते हैं किसी वर्टेक्स से, और उस जब तीनों पॉइंट जहाँ पे मिलता है, तीनों लंब जब मिलता है, तो उस पॉइंट को बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। ठीक है,
अब देखिए ऑर्थो सेंटर क्या है, ये हो गया आपका पी ऑर्थो सेंटर, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री पे और ये भी 90 डिग्री पे, यानी ए बी सी। और ये हो गया आपका डी ई एफ। तो ये हो गया आपका H1, ये H2 और ये H3। ठीक है, H1 H2 H3, यानी एल्टीट्यूड हाइट 1 हाइट 2 हाइट 3। ठीक, तो इस तीनों का जो रेशियो हो जाएगा वो इसका साइड ए और ये साइड ए, ये बी और ये सी। क्लियर। तो जो आपका H1 रेशियो H2 रेशियो H3, इस तीनों का जो रेशियो हो जाएगा वो 1/A रेशियो 1/B रेशियो 1/C के बराबर होगा। ठीक है, यानी तीनों का जो हाइट होगा H1 H2 H3, एल्टीट्यूड 1 एल्टीट्यूड 2 एल्टीट्यूड 3 का जो रेशियो होगा वो 1/साइड ए वाले साइड, यानी कि ए कौन सा साइड है, एंगल ए के सामने वाला, वर्टेक्स ए के सामने वाला साइड, यानी बी सी हो गया। 1/A 1/B और 1/C के रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, ये बात आप याद रखिए। यहाँ से एक और चीज़ याद रखिएगा जो कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी याद रखिए। वो क्या चीज़ कि 1/ जो आर होता है, जो इन रेडियस होता है, वो क्या होता है 1/H1 प्लस 1/H2 प्लस 1/H3। ठीक है, ये वाला पॉइंट आप याद रख सकते हैं। ये वाला पॉइंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी याद रखना तो रख सकते हैं। यहाँ से अगर कुछ और पॉइंट याद रखना है तो वो आप ये रख सकते हैं, जैसे कि 1/H2 माइनस 1/H3, यानी कि दो हाइट, यानी 1/H2, 1/हाइट एक हाइट, 1/ दूसरा हाइट का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा तीसरा जो हाइट है उससे छोटा होगा। और जो तीसरा साइड है वो 1/H2 प्लस 1/H3, 1/H3 इससे बड़ा होगा। समझ में आया बात। जैसे कि 1/1 एल्टीट्यूड 1/एल्टीट्यूड, यानी दो एल्टीट्यूड का जो 1/ करने पे जो डिफरेंस होगा वो तीसरे एल्टीट्यूड का 1/ से कम होगा। और 1/H1 जो होगा 1/H2 प्लस 1/H3 से छोटा होगा, इस सम से छोटा होगा। यहाँ से एक और चीज़ नोट कर लीजिए, जैसे कि AP है, यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है AP PD। ठीक है, ये वाला AP, ये वाला AP और ये वाला AD। ठीक, तो AP इंटू APD जो होगा वो बराबर होगा BP इंटू PE, बराबर होगा CP इंटू CF के। ठीक, क्या चीज़ यहाँ पे याद रखिए आप, ये वाला जो AP लाइन है और ये जो PD है, इस दोनों का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन के मल्टीपल के बराबर होगा। उसी तरह ये वाला लाइन और ये वाला लाइन का भी मल्टीपल के बराबर होगा। क्लियर, ये दो चीज़ आप अगर चाहे तो याद रख सकते हैं, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी काम का चीज़ है, याद रखिए। तो एंगल जो होता है, तो यहाँ पे P जो है, यहाँ पे P और ये ABC, ये हो गया DEF। जो आपका एंगल बनेगा BPC जो बनेगा वो क्या बनेगा 180 माइनस एंगल A। ठीक, यहाँ पे एंगल ये वाला जो एंगल आपका हो गया BPC जो एंगल होगा वो 180 माइनस एंगल A होगा। ठीक है, सेम इसी तरह अगर एंगल CPA लेना हो तो क्या होगा 180 माइनस सामने वाला एंगल क्या है, एंगल B। इसी तरह अगर आपको एंगल APB लेना हो तो 180 माइनस एंगल C। क्लियर। तो ऑर्थो सेंटर जो है एक्यूट एंगल ट्रायंगल में तो बीच में बन गया, देख लिए। और राइट एंगल ट्रायंगल में
राइट एंगल ट्रायंगल में जो आपका ऑर्थो सेंटर बनेगा वो बनेगा इस वाले पॉइंट पे। इस वाले पॉइंट पे यही आपका ऑर्थो सेंटर होगा। क्लियर? क्योंकि यहाँ इस लाइन से परपेंडिकुलर, इस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर, और इस वर्टेक्स से जब परपेंडिकुलर डालेंगे तो इस वाले लाइन पे इंटरसेक्ट करेगा। ये आपका हो गया ऑर्थो सेंटर। और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में कहाँ बनेगा? इस वाली लाइन से परपेंडिकुलर, इधर तो आएगा नहीं, तो इस वाली लाइन से परपेंडिकुलर लाने के लिए क्या करेंगे? इस वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर यहाँ पे कहीं पे आएगा। ये हो गया परपेंडिकुलर लाइन, तो इसको बढ़ा दीजिए और इस वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालिएगा तो क्या आएगा? यहाँ पे कहीं पे आएगा। इसको और आगे बढ़ा दीजिए, यहाँ पे आएगा। इस वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर यहाँ पे आएगा। तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये त्रिभुज से बाहर बहुत दूर यहाँ बनेगा आपका ऑर्थो सेंटर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में, यानी ऑब्ट्यूज एंगल ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में ट्रायंगल से बाहर ऑर्थो सेंटर बन रहा है। ठीक है, अब चलिए आगे देखिए सेंटर इन डिफरेंस ट्रायंगल। अलग अलग जो सेंटर है वो क्या क्या चीज़ है। अब तीनों को अगर जितना अभी तक पढ़े हैं एंगल्स के सेंटर के बारे में उसको देख लीजिए एक बार। जैसे क्या पहला क्या था पढ़े थे? सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड। क्लियर? उसके बाद इन सेंटर, सेंट्रॉइड को जी से डिनोट कर दिए थे। इन सेंटर आई से डिनोट कर दीजिए। फिर उसके बाद क्या पढ़े? सरकम सेंटर, सरकम सरकम सेंटर, इसको ओ से डिनोट किए थे। फिर लास्ट में पढ़े ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर, इसको पी से डिनोट किए। ठीक है, अब देखिए इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर। जो सेंट्रॉइड में क्या पढ़े थे उसको थोड़ा समरी देख लीजिए कि अगर एक लाइन है जो कि मीडियन है और ये तीनों मीडियन जब जिस पॉइंट में मिलेगा उसको सेंट्रॉइड बोलेंगे। तो ये हो गया जी, तो ये हो गया ए, और ये डी। तो ए जी और जी डी का रेशियो क्या था? 2:1। ठीक है, ये पढ़े थे। इन सेंटर में क्या क्या देखे थे हम लोग? जो इन सेंटर है, अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये क्या था? ए बी सी। ये लाइन हो गया ए, ये लाइन हो गया बी, और ये इसका साइड का मेजरमेंट हो गया सी। तो पहले क्या चीज देखे थे कि ए आई जो होगा यहाँ पे आई हो गया, तो ए आई और आई डी, और ये डी है तो ए आई आई डी क्या था? सी प्लस बी रेशियो ए। क्लियर? उसके बाद अगला क्या देखे थे कि जो ए बी रेशियो ए सी था वो क्या था? बी डी रेशियो डी सी। ठीक है, और क्या देखे थे इसमें? कि यहाँ से जो आर का बनता है सरकम इन रेडियस, वो क्या था? डेल्टा अपॉन एस। और क्या देखे थे यहाँ पे? एंगल, एंगल क्या बनेगा? बी आई सी। बी आई सी क्या था? 90 प्लस एंगल ए बाई 2। तो इतने सारा चीज देखिए इन सेंटर में, सरकम सेंटर में क्या थे कि जो एंगल जो त्रिभुज था और यहाँ पे आपका सरकम सेंटर हो गया, तो क्या हो गया? ए बी सी। तो बी ओ सी क्या था? एंगल ए का 2 गुना। ठीक है, और आर जो निकलना था सरकम रेडियस वो क्या था? ए बी सी, यानी तीनों साइड का प्रोडक्ट अपॉन 4 डेल्टा। क्लियर? ऑर्थो सेंटर में एंगल देखे थे, एंगल यहाँ में मान लेते ऑर्थो सेंटर है, तो एंगल क्या था? ये बी, ये सी। तो बी पी सी क्या था एंगल? 180 माइनस एंगल ए। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले एक दिन से इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, जिसके बारे में अभी तक कोई जिक्र नहीं किए। क्या चीज?
इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? जब तीनों साइड ए बी सी, यानी कि ये साइड तीनों साइड इक्वल हो, तो उसको इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलेंगे। इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है, ऑल जो पॉइंट होता है, ऑल सेंटर्स बोल दीजिए उसको, ऑल सेंटर जो होता है किसी एक ही पॉइंट पे होता है, वन पॉइंट पे होता है। यानी कि यहाँ से ये जो लाइन खींचेंगे ये 90 डिग्री पे भी होगा, यही यही इसका एंगल बाइसेक्टर भी है, यही लाइन इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी, यही लाइन इसका एल्टीट्यूड भी है, और यही लाइन इसका परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर भी है। तो यहाँ से जो लाइन खींचेंगे ये जो पॉइंट हो जाएगा, यही पॉइंट आई भी होगा, इन सेंटर भी होगा, सेंट्रॉइड भी होगा, ऑर्थो सेंटर भी होगा, और सरकम सेंटर भी होगा। सारा पॉइंट एक ही पॉइंट पे होगा। क्लियर? तो ये आपका क्या हो जाएगा, एच। तो एच क्या होता है, √3/2 इंटू साइड। इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है, एच का जो फॉर्मूला हो गया √3/2 इंटू साइड। क्लियर? तो जो ए और ये जो पॉइंट इसको मान लेते हैं अगर ओ है, तो ए ओ और ओ डी ये किस रेशियो में होगा, 2:1 में। क्लियर? तो 2 रेशियो अगर 1 में होगा तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा √3/2 इंटू साइड इंटू 1/3, और ये जो हाइट हो जाएगा, हाइट का 1/3 हो जाएगा, ये हाइट का 2/3 हो जाएगा। क्लियर? ये हाइट का 2/3, ये हाइट का 1/3। यहाँ से एक रेशियो आपको बहुत जरूरी है जो कि याद रखिएगा। रेशियो एक बार अच्छे पेज पे देख लेते हैं। जैसे कि अगर ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल है बी सी ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। तो यहाँ पे अगर जी है तो ये क्या हो जाएगा, 2:1 में हो जाएगा। तो ये वाला रेशियो याद रखिए, अगर 2:1 में होगा तो साइड क्या हो जाएगा, 2√3। ठीक है? यानी हाइट अगर 3 है तो साइड क्या हो जाएगा, √3/2 इंटू साइड। साइड को ए मान लीजिए, ए बराबर, अगर 3 दिया हुआ है तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 2√3। ठीक? तो यहाँ से आप एक रेशियो समझ में आ गया। अगर AG 2 है तो GD 2:1 रेशियो, साइड क्या हो जाएगा 2:3। तो एरिया यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया जो हो जाएगा वो 3:3 हो जाएगा। तो इसका आप रेशियो याद रखिएगा, 2:1, 2√3 और 3√3। क्लियर? क्या चीज, AG GD रेशियो साइड और एरिया क्या हो जाएगा, AG क्या, 2, ये 1, ये 2√3 और ये 3√3। क्लियर? ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कभी कभी डाटा के अकॉर्डिंगली काफ़ी दिया रहेगा, आसानी दिया रहेगा। ये याद रखिएगा। तो इससे क्या फायदा होगा कि अगर एरिया आपको दे दिया, यहाँ से अगर दे दिया जाए आपको कि ये 8 सेंटीमीटर है, जो आपका एजी है, एजी को आप आर भी बोल सकते, सर्कम रेडियस भी बोल सकते, ये अगर 8 सेंटीमीटर है तो साइड पूछेगा तो साइड क्या हो जाएगा, साइड हो जाएगा 16√3। ठीक है? अगर एरिया पूछा तो कितना गुना, ये 4 गुना, तो एरिया कितना गुना हो जाएगा, 16 गुना। तो 16×3 = 48, 4 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 के साथ 16 गुना, 16×48√3। क्लियर? आप आसानी से यहाँ से निकाल लीजिएगा अगर आपको ये रेशियो याद होगा तो। आगे देखिए, आगे क्या है, अगर पूछा कि डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर सरकम सेंटर, तो इसका फार्मूला नोट कर लीजिएगा। डी इक्वल टू डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, √r², यानी सरकम रेडियस का स्क्वायर -2 इंटू आर, और आर सरकम रेडियस इंटू इन रेडियस। ठीक है? ये आपका एक फार्मूला हो गया। एक और चीज़ ध्यान से देखिएगा कि अगर कोई त्रिभुज है, इसके तीनों साइड के पैरेलल अगर लाइन ड्रॉ किया जाए, जैसे ये लाइन हो गया, ये लाइन हो गया, और ये लाइन हो गया, ये वाला लाइन इसके पैरेलल है, ये वाला लाइन इसके पैरेलल है, और ये वाला लाइन इसके पैरेलल हो गया।
तो इस केस में यहाँ पर जो एल्टीट्यूड बने, यहाँ पर जो पॉइंट बनेगा, ये जो ऑर्थो सेंटर बनेगा, ये इस वाले त्रिभुज का सरकम सेंटर होगा। ठीक है, यानी इस वाले सर्कल का, अंदर वाले सर्कल का जो ऑर्थो सेंटर होगा, इस बाहर वाले सर्कल का वो वही पॉइंट सरकम सेंटर होगा। ठीक है, कुछ और पॉइंट्स देख लीजिए, जैसे कि यूलर लाइन। यूलर लाइन ये क्या होता है? त्रिभुज में मान लेते हैं यहाँ कहीं पे आपका ऑर्थो सेंटर दिया हुआ है, और यहाँ कहीं पे ये जो है आपका सरकम सेंटर है। ठीक, ये आपका सरकम सेंटर हो गया। ठीक, और ये आपका ऑर्थो सेंटर हो गया। ऑर्थो सेंटर होगा, तो ये जो लाइन होगा ये यूलर लाइन होगा। ठीक है, और इसी बीच पे, इसी लाइन में आपका एक और पॉइंट आएगा जो सेंट्रॉइड होगा। इसी पॉइंट पे बीच में कहीं पे, यहाँ पे कहीं पे सेंट्रॉइड होगा। सेंट्रॉइड यानी जी होगा। ठीक, और ये जो होगा ये 2:1 में डिवाइड करेगा। ये यूलर लाइन इसी को बोला जाता है 2:1 में डिवाइड करेगा। क्या चीज? ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सरकम सेंटर। सरकम सरकम सेंटर एक लाइन में होगा, और ये 2:1 पे डिवाइड करेगा। क्लियर? एक चीज यहाँ पे ये देखिए कि जो अभी पहले बताया था कि जब किसी त्रिभुज में जो एंगल बाई सेक्टर होता है, एंगल बाई सेक्टर होता है, और एक लाइन आपका परपेंडिकुलर डाला गया है, यहाँ पे एक लाइन आपका परपेंडिकुलर डाला गया है, तो इसका जो एंगल होता है, ये वाले एंगल अल्फा और ये वाले बीटा। तो ये जो एंगल होगा, ये अगर थीटा है तो थीटा का जो एंगल होगा वो क्या होगा? अल्फा माइनस बीटा, यानी दोनों एंगल के डिफरेंस का आधा होगा। ठीक है, इसी तरह एक और चीज़ समझिए, जैसे कि अगर ये त्रिभुज है, त्रिभुज में अगर कोई लाइन है, यह लाइन आपका सरकम सेंटर पे गुजर रहा है, यानी ये ओ से गुजर रहा है, सरकम सेंटर से गुजर रहा है ये लाइन, और यहाँ पे ये परपेंडिकुलर लाइन है। ठीक, ये वाला ये परपेंडिकुलर लाइन हो गया, ये अगर थीटा हो गया, ये अल्फा हो गया, और ये बीटा हो गया, तो यह इस केस में जो थीटा होगा वो अल्फा माइनस बीटा होगा। अल्फा माइनस बीटा यानी मॉड में है, यानी जो बड़ा होगा वो पहले होगा, बीटा बड़ा तो बीटा माइनस अल्फा, अल्फा बड़ा तो अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, तो ये हो गया आपका थीटा बराबर अल्फा माइनस बीटा। तो इस दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। ये जो है परपेंडिकुलर, जो एल्टीट्यूड और एंगल बाई सेक्टर के बीच का डिफरेंस, बीच वाले का जो एंगल पूछा है वो पूछा है, और यहाँ पे पूछा है कि एक लाइन जो वर्टेक्स से सरकम सेंटर की तरफ से गुजर रहा है, और उससे परपेंडिकुलर के बीच का जो एंगल पूछा वो पूछा, तो ये होगा। अगर आपसे पूछ दे यहाँ पे, तो इसमें अगर ये वाला लाइन है और ये वाला लाइन है, ये आपका एंगल बाई सेक्टर हो गया, और ये आपका एक कोई ऑर्थो सेंटर से ये आपका सरकम सेंटर से गुजर रहा था, और इस बीच का जो एंगल आपसे पूछा थीटा, ये अल्फा और ये बीटा। ठीक, तो ये जो लाइन है ये आपका कौन सा लाइन है? ये एंगल बाई सेक्टर, ये लाइन जो है ये सरकम सेंटर से गुजरता हुआ लाइन है। ठीक है, तो इस दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा? थीटा कितना आ जाएगा? अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ठीक, इसको भी याद रखिए। यहाँ से आपका 3 चीज हो गया, तीनों में कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। ये एल्टीट्यूड और एंगल बाई सेक्टर के बीच का एंगल है, ये सरकम सेंटर से गुजरने वाला लाइन और एल्टीट्यूड के बीच का एंगल है, ये एंगल बाई सेक्टर और सरकम सेंटर से गुजरने वाला बीच का एंगल का डिफरेंस पूछा है। ठीक है, एक और पॉइंट नोट कीजिएगा, जो कि आपका एग्जाम में तो शायद अभी तक नहीं पूछा गया, लेकिन मॉक में कई बार ये क्वेश्चन आता रहता है। कई कई बच्चों को डाउट भी होता रहता है। ये वाला चीज़ देख लीजिएगा, ये कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखिएगा। ये वाला कॉन्सेप्ट, अगर कोई त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज है, और यहाँ से एक एल्टीट्यूड डाला गया, ये एल्टीट्यूड डाला गया, दूसरा एल्टीट्यूड ये है, और तीसरा एल्टीट्यूड ये है, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और ये भी 90 डिग्री। क्लियर? तो अगर ये तीनों लाइन को मिला दीजिए, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन,
तो इस वाले त्रिभुज में जो ये वाला लाइन होगा, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, इस तीनों वाले त्रिभुज में एंगल बाइसेक्टर होगा वो। ठीक। यानी जो अंदर वाले त्रिभुज के लिए ये जो लाइन है, ये जो एल्टीट्यूड है, बाहर वाले त्रिभुज का जो एल्टीट्यूड है, बड़े वाले त्रिभुज का जो एल्टीट्यूड है, वो अंदर वाले त्रिभुज का एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे आप एक चीज और सब नोट कीजिएगा कि ये जो ऑर्थो सेंटर है बाहर वाले त्रिभुज का, यानी जो रेड कलर का जो त्रिभुज है, जो रेड कलर का जो त्रिभुज है, इसमें क्या है, इसका जो ऑर्थो सेंटर है, ऑर्थो सेंटर है, ऑर्थो सेंटर है, वो ब्लू कलर के त्रिभुज का क्या हो जाएगा, इन 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 सेंटर हो जाएगा। ठीक है, ब्लू वाले का इन सेंटर हो जाएगा। और यहाँ पे एक और चीज नोट कीजिएगा, जैसे कि ये एंगल को अगर एक्स मान लेते हैं, तो आपका ये एंगल भी एक्स हो जाएगा, एंगल भी एक्स हो जाएगा, और ये एंगल भी एक्स हो जाएगा। ठीक है। और ये एंगल को अगर वाई मान लेते हैं, वाई, तो ये एंगल आपका वाई हो जाएगा, और ये एंगल भी वाई हो जाएगा। ठीक है। ये एंगल अगर एक्स माने हैं, तो आपका ये एंगल भी एक्स हो जाएगा। क्लियर। और ये वाला वाई है, तो ये वाला भी वाई हो जाएगा। बच गया कौन सा, ये जेड हो गया, और ये जेड हो गया। तो इसमें ये जेड हो जाएगा, और ये जेड हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ध्यान क्या देना है कि अगर कोई त्रिभुज है, इस त्रिभुज का ये कोई ऑर्थो सेंटर, ठीक है, यहाँ से अगर एल्टीट्यूड डाले तो ऑर्थो सेंटर बन गया। ऑर्थो सेंटर में जो ये लाइन बनेगा, ये एंगल जो होगा ये इसके बराबर होगा। ठीक है। ये एक्स हो गया, तो ये भी एक्स, और ये भी एक्स हो जाएगा, और इसका ये एंगल बाइसेक्टर होगा। ठीक है। तो ये एक्स होता है, ये भी एंगल एक्स ही होगा। ये समझ में आ गया कि ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। क्लियर है। इस पे आपका मॉक में कई बार क्वेश्चन आता रहता है इस बेस पे। एग्जाम में तो शायद अभी तक नहीं आया है। तो आगे देखिए, आगे क्या है, कॉन्ग्रुएंस यानी सर्वांशम। सर्वांशम कितने तरीके से होता है, एस एस एस, ए एस और एस एस एस, आर एस एस। सर्वांशम क्या होता है, जब दो त्रिभुज बराबर होता है, यानी कि त्रिभुज ए बी सी मान लेते हैं, ये ए बी सी है, और ये डी ई एफ है। तो इस केस में क्या होगा, ए बी बराबर डी ई होगा। ठीक है। अगर त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी सर्वांशम है त्रिभुज डी ई एफ के, उस केस में ए बी बराबर डी ई होगा, और बी सी बराबर ई एफ होगा, ई डी बराबर ए सी होगा। ठीक है। ये तो हो गया। अब इसको चार तरीके से सर्वांशम लिख सकते हैं। कैसे, जब साइड एंगल साइड, यानी ये वाला साइड, ये वाला साइड और ये वाला एंगल अगर दोनों त्रिभुज में बराबर हो, तो उसमें क्या होगा कि ये वाला साइड ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। समझे। तो ये सर्वांशम होगा। दूसरा क्या है, एंगल एंगल और भुजा। जैसे कि अगर एक लाइन है, तो इसका एंगल और इसका एंगल और ये वाला भुजा अगर दोनों का सेम हो, इसका एंगल और इसका एंगल, ये वाला एंगल तो होगा ही होगा, दोनों एंगल और ये वाला भुजा दोनों सेम हो, बराबर हो, तो ये सर्वांशम हो जाएगा। एस 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 यानी तीनों भुजा बराबर, उस केस में सर्वांशम होगा। आर एच एस यानी समकोण त्रिभुज में कर्ण और भुजा, किसी अगर समकोण है, अगर समकोण दो त्रिभुज अगर समकोण है, उसका कर्ण जो है वो बराबर है, दोनों का कर्ण बराबर है, और दोनों में से कोई एक भुजा अगर बराबर है, तो वो सर्वांशम हो जाएगा। क्लियर। ये तो सर्वांशम का हो गया। अब आ गया सिमिलरिटी। सिमिलरिटी क्या होता है, ये सर्वांशम का ही एक तरीका है, लेकिन आप यहाँ से इतना चीज समझ लीजिए कि जितना भी जो सर्वांशम होता है सब सिमिलरिटी होता है, लेकिन सारा सिमिलरिटी सर्वांशम नहीं होता है। सिमिलरिटी में क्या होता है कि जो रेशियो होता है वो बराबर होता है, एंगल भुजा का रेशियो बराबर होता है, यानी भुजा अगर 2:3 में है, तो दूसरा भुजा भी 2:3 में ही होगा। समझे। और सर्वांशम में क्या होता है कि हमें हर हमेशा 1:1 में ही होना चाहिए, 1:1 में, यानी कि इक्वल ही होना चाहिए। तो दोनों में डिफरेंस ये है, सर्वांशम और सिमिलरिटी में। क्लियर।
तो सर्वांग में कितना साइड कोण एंगल 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 यानी कि तीनों कोण बराबर होगा दोनों का तो सर्वांग होगा। तो सिमिलरिटी सिमिलर होगा। अगर तीनों भुजा इक्वल हो तो सिमिलर सिमिलर होगा। और साइड एंगल साइड यानी कि साइड एंगल साइड, इस केस में भी साइड एंगल साइड दोनों सिमिलर होगा। तो सिमिलरिटी का जो सिमिलरिटी में सबसे ज़्यादा यूज होता है जो आपके एग्जाम में उसका कंडीशन देख लीजिए वो क्या होगा। जैसे कि दो त्रिभुज है वह, एक त्रिभुज यहाँ है ए बी सी यानी ए बी सी, एक त्रिभुज डी ई एफ, क्लियर। तो यहाँ पर जो होगा वो ए बी अपॉन डी ई, ये दोनों आपस में सर्वांश में, क्लियर। तो ए बी और डी ई का जो रेशियो होगा वही रेशियो बी सी और ई एफ का होगा और वही रेशियो ए सी और डी एफ का होगा, क्लियर। वही रेशियो सर्कम रेडियस और दोनों के सर्कम रेडियस का होगा, वही रेशियो दोनों के इन रेडियस का होगा, वही रेशियो दोनों के हाइट का होगा, ठीक। वही रेशियो दोनों के मीडियन का होगा। इसी तरह अब ये वही रेशियो दोनों के पेरीमीटर का होगा, क्लियर। और वही रेशियो दोनों के स्क्वायर रूट एरिया का होगा, एरिया 1 एरिया 2, क्लियर। यानी कि अगर आपको एरिया निकालना है, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी और एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ, क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बी अपॉन डी ई का रेशियो का स्क्वायर, ठीक। और उसी तरह सारे में आर वन अपॉन आर टू का स्क्वायर, ए सी अपॉन डी एफ का स्क्वायर, एच वन अपॉन एच टू का स्क्वायर। एरिया अगर निकालना है तो इस रेशियो में हो जाएगा, क्लियर है। तो सिमिलरिटी में ये चीज़ आप याद रखिएगा। इससे क्या फ़ायदा होगा, जैसे देखिए अगर कोई त्रिभुज है और यहाँ पे बोला है कि ये अगर लाइन है, ये लाइन दोनों आपस में पैरेलल है, तो क्या हो जाएगा ए बी सी डी और ई अगर पैरेलल लाइन है, दोनों अगर सिमिलर है और यह दिया हुआ कि अगर ये 2:1 में है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे त्रिभुज ए डी ई। तो त्रिभुज ए डी ई जो होगा वो सिमिलर होगा किसके, त्रिभुज ए बी सी के, ठीक है। तो इस केस में जो आपका रेशियो हो जाएगा साइड का, जैसे इसका साइड क्या है ए डी और इसका साइड क्या है ए बी, इसका जो रेशियो होगा वो क्या होगा 2:3 हो जाएगा। एरिया का जो रेशियो हो जाएगा क्या चीज हो जाएगा, एरिया का रेशियो हो जाएगा वो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, यानी कि 4:9 में एरिया हो जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं कि अगर इसका एरिया अगर दे देगा आपको, बोलेगा कि ये इसका जो एरिया है वो 16 है, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो त्रिभुज एबीसी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का तो 4 गुना तो 9 होगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये समझ आएंगे सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट। अब सिमिलरिटी अगर राइट एंगल ट्रायंगल में है, जैसे कि ये अगर ए है, ये बी है, ये ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया, और ये एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया गया है, ठीक है। तो इस केस में कुछ फार्मूला है जो आपको याद रखे, कई बार एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ये जो प्रॉपर्टी है आपका राइट एंगल ट्रायंगल का वो क्या होता है कि ए बी इंटू बी सी ये बराबर होगा ए सी इंटू बी डी के, ठीक है। तो ये ए बी इंटू बी सी बराबर होगा ए सी इंटू बी डी का, एक फार्मूला ये हो गया। इसी फार्मूला से आपका ये वाला फार्मूला बनता है कि अगर आपको बी डी निकालना हो, बी डी निकालना तो क्या लिखेगा, बी डी निकालने के लिए ए बी इंटू बी सी अपॉन ए सी, ठीक। यहाँ से आप ये चीज़ लिख लेते हैं बी डी निकालने के लिए। इसी तरह और फार्मूला देखिए, जैसे कि अगर ए बी स्क्वायर हो, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू ए सी,
बी सी स्क्वायर हो, तो बी सी स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, सी डी, यानी बी सी स्क्वायर का ये सी डी इंटू ए सी। साथ ही साथ याद भी करते भी चलिए, ए बी है, ए बी दिया हुआ है, ये ए बी बोला, ये ए बी, तो ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए इंटू डी और ए इंटू पूरा सी। बी सी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, बी इंटू सी इंटू डी और सी इंटू पूरा ए सी। क्लियर। और यहाँ पे क्या याद रखिएगा, जैसे कि ए बी है गया, ए बी अपॉन बी सी जो होगा, तो ये हो जाएगा रूट अंडर ए डी अपॉन डी सी के। क्लियर, ये याद रखिए। यहाँ से अगर आपको बी डी स्क्वायर निकालना हो, बी डी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ए डी इंटू डी सी, बी डी स्क्वायर इंटू ए टी इंटू डी सी। ठीक है। यहाँ से एक और आपको याद रखिए, ए अपॉन बी डी स्क्वायर, ये हो जाएगा इक्वल ए 1 अपॉन ए बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी सी स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला है। और यहाँ से आपको क्या फार्मूला बन जाएगा, यहाँ एक फार्मूला आपको बी सी बन जाएगा, बी सी इक्वल टू ए बी टू बी डी, ठीक, अपॉन ए सी अपॉन ए डी। क्लियर, ये फार्मूला हो गया। यहाँ से एक और फार्मूला बन के आ जाएगा आपका, ए बी इक्वल टू बी सी इंटू बी सी इंटू बी डी अपॉन सी डी। ठीक है, जैसे यहाँ से अगर आपको ए डी निकालना होगा, ए डी, तो इस फार्मूला से आप एक और फार्मूला बना सकते हैं, जैसे कि ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी। यहाँ से अगर आप फार्मूला निकालना चाहते हैं, यहाँ से अगर सी डी निकालना हो तो आप क्या निकाल सकते हैं, बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी। ये जी कुछ फार्मूला है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, इसका यूज आपको कई बार एग्जाम में इस पे बेस्ड क्वेश्चन आता रहता है, तो ये आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपका। जैसे कुछ फार्मूला, जैसे ये वाला फार्मूला हो गया, जहाँ से ये निकल के आया, ये वाला फार्मूला आपका, ये वाला फार्मूला है, ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट कुछ फार्मूला है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट देखिए। मतलब अब देखिए एरिया ऑफ ट्रेंगल्स, जैसे कि आप लोग अभी तक पढ़े, एरिया ऑफ ट्रेंगल निकालने के लिए कौन कौन सा फार्मूला होता है। एरिया ऑफ ट्रेंगल निकालने के लिए सबसे पहले आपका क्या पढ़ते हैं, 1/2 इंटू आधार इंटू बेस इंटू हाइट। क्लियर, एक तो आपका ये पढ़ते हैं। उसके बाद क्या हो जाता है, एक हीरोन्स फार्मूला, यानी कि रूट अंडर एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। क्लियर, ये आपका हीरोन्स फार्मूला हो गया। उसके बाद क्या होता है, 1/2, अगर यह त्रिभुज है, यहाँ पे ए बी सी, तो ये हो गया आपका सी और ये हो गया बी, तो क्या हो जाएगा, 1/2 सी बी साइन ए। क्लियर, ये वाला फार्मूला। मीडियंस वाला में क्या देखा था, 4/3 एच डैश माइनस M1 एच डैश माइनस M2 एच डैश माइनस M3। क्लियर, एक ये वाला हो गया। एक और ट्रेंगल का फार्मूला जो काफ़ी याद रहिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला याद रखिएगा, वो ट्रेंगल का फार्मूला हो गया, एरिया ऑफ ट्रेंगल इन रेडियस इनटू सेमी पेरीमीटर। ठीक है, RS, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आपका, इस बेस पे क्वेश्चन आपका कई बार आप पूछा गया है। तो ये कुछ फार्मूला एरिया निकालने का और भी कही जाते हैं, कि आप यहाँ पे R इंटू होता है ABC/4 डेल्टा। यहाँ से अगर आपको दिया होता है, अगर ABC दिया होगा, तो आप फिर R का क्यों निकालने जाइएगा, आप डायरेक्ट यहाँ से हीरोन्स फार्मूला लगा लीजिएगा। तो इस तरीके से आप एरिया निकाल सकते हैं। तो इसमें ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए, इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये तो आपका बेसिक 2 फार्मूला याद होने ही चाहिए। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और सब देख लीजिए क्या है, जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, वो क्या है। जैसे कि अगर ये अगर त्रिभुज हो गया, ए
बी सी, ये त्रिभुज हो गया। यहाँ पे कहीं पे एक पॉइंट ले लीजिए और इस पॉइंट से अगर सामने वाली लाइन पे अगर परपेंडिकुलर डालिएगा, सामने वाले भुजा पे अगर आप परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, तो इस पॉइंट का इसको अगर H1 है, ये H2 है, तो ये H3 है। तो इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है कि जो आपका एच होता है, हाइट जो होता है, हाइट वो H1 प्लस H2 प्लस H3 के बराबर होता है। जो किसी भी पॉइंट से अंदर, जो त्रिभुज के अंदर किसी भी एक पॉइंट से तीनों लाइन पे अगर परपेंडिकुलर डालते हैं, तो उस तीनों का जो सम होगा वो हाइट होगा, वो जो त्रिभुज का हाइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से एक और पॉइंट देखिए, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल में ही कोई भी पॉइंट ले लीजिए, कहीं पे एक पॉइंट ले लीजिए और इस पॉइंट से आप इस भुजा के पैरेलल एक लाइन खींचिए। ये एक पैरेलल लाइन खींच हो गया, और इस वाले लाइन से एक पैरेलल लाइन खींच दीजिए, और यहाँ से एक पैरेलल लाइन ये वाला खींच दीजिए, ये वाला, और यहाँ से एक लाइन ये वाला पैरेलल हो गया इसके, इस वाली लाइन के पैरेलल हो गया, और इस पॉइंट को पी मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, और ये हो गया आपका डी ई एफ, और ये ए बी सी। तो इस केस में आपका जो पीई होगा, पीई प्लस पी एफ प्लस पी डी, ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए बी, किसी भी साइड के बराबर, ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, कोई भी साइड, यानी कि किस साइड के बराबर होगा, ये जो सम होगा तीनों का, ये साइड के बराबर होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल में। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि जैसे कि अगर कोई त्रिभुज है, ये त्रिभुज आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी समद्विबाहु त्रिभुज, तो इसका जो सेंटर सब होता है, यानी सरकम सेंटर, सेंट्रॉइड, इन सेंटर और ऑर्थो सेंटर, सब इसी लाइन पे होता है। ये जो हाइट वाला लाइन है, ये जो लाइन है, ये इसका हाइट होता है, ये हाइट होता है, और इसी वाली लाइन पे कोलिनियर होता है। समझे, सारा का सारा लाइन जो होता है वो कोलिनियर होता है, वो लीनियर होता है, यानी कि एक ही लाइन पे सारा साइड होता है। मान लेते हैं यहाँ पे जी है, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे आई है, इस तरह से होता है। ठीक है, ये हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल में, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल का एक और प्रॉपर्टी देख लीजिए। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या है कि अगर किसी लाइन से परपेंडिकुलर यहाँ डाला गया, इस लाइन से अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला, ठीक है, तो अब जो इस लाइन का जो इस पॉइंट से है, देखिए इस लाइन का और इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किए, इसके लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो इस केस में अगर ये लाइन x है और ये लाइन y है, तो जो x प्लस वाई होगा वो इसके हाइट के बराबर हो जाएगा। ठीक, हाइट के बराबर हो जाएगा इसी वाले, और ये a है और ये a है। ठीक है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी, ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये भी साइड a हो गया, ये भी साइड b हो गया। तो इस केस में इस लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन, पैरेलल एक लाइन, और इस लाइन के पैरेलल एक लाइन अगर ड्रॉ करेंगे इस लाइन के पैरेलल, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये आपका इसका लेंथ x हो गया, इसका y हो गया, तो x प्लस वाई जो होगा वो साइड के a बराबर होगा, यानी कि ये साइड हो जाएगा, ये भी a है और ये भी a है। ठीक, तो ये साइड के बराबर है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का एक साइड हो जाएगा। क्लियर, ये हो गया कुछ पॉइंट। अब देखिए आगे और क्या है, लैडर थ्योरम। लैडर थ्योरम क्या होता है कि जैसे कि कुछ किसी त्रिभुज है, कोई त्रिभुज है, त्रिभुज में एक लाइन है ये, और ये एक लाइन है। ठीक, कोई भी लाइन हो सकता है, उसमें अगर मान लेते इसका एरिया x दिया हुआ है और इसका एरिया y दिया हुआ है, इसका एरिया z दिया हुआ, इसका जो इक्वेशन बनता है 1/डेल्टा, यानी कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, ये ए बी सी, ये 1/डेल्टा प्लस 1/1 वाई, वाई कौन सा एरिया है, ये इसका एरिया वाई है। ठीक है, वाई जो होगा 1/x प्लस वाई, और प्लस 1/y प्लस जेड, ये हो गया आपका लैडर थ्योरम। क्लियर, ये सबसे क्वेश्चन अभी एग्जाम में नहीं पूछा गया, लेकिन वो फॉर्मूला आपको बस करा दे रहा है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, अगर याद रखना तो याद रख सकते हैं। क्रॉस लेटर थ्योरम क्या होता है, जैसे क्रॉस लेटर थ्योरम ये होता है, ये एक त्रिभुज हो गया, ये एक त्रिभुज हो गया, और इसका लेंथ मान लीजिए एच हो गया, ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी। ठीक, तो जो एच बराबर होता है वो a इंटू बी अपॉन ए प्लस बी होता है। क्लियर,
इसी को आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि 1 अपॉन जो एच होता है 1/a प्लस 1/b होता है। क्लियर? यहाँ से ये करते अगर इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, आगे क्या है? सिबियंस ऑफ ट्रायंगल। देखिए सिबियंस में आप कुछ चीज़ जो याद कीजिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि त्रिभुज है, सिबियंस क्या होता है कि ये वर्टिक्स से कहीं भी एक लाइन डाला गया है, जरूरी नहीं कि मीडियन हो, एंगल बाइसेक्टर हो या कुछ भी हो, तो उसको सिबियंस बोलते हैं। ठीक है, तो अगर एक लाइन ड्रॉ किया गया, यहाँ सिबियंस हो गया, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किया गया, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किया गया, तो ये तीनों सिबियंस है। ये ए, ये बी और ये सी। ठीक, और ये आपका डी हो गया, ये ई हो गया और ये एफ हो गया। ठीक, और इसको मान लेते हैं कि ये एम है। तो इसमें दो तीन फार्मूला याद रखिए, जैसे कि ए एफ अपॉन बी एफ इंटू बी डी अपॉन डी सी इंटू सी ई अपॉन ई ए इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, एक फार्मूला ये हो गया। दूसरा क्या हो गया कि एम डी अपॉन ए डी प्लस एम ई अपॉन बी ई प्लस एम एफ अपॉन सी ए। ठीक है, ये अपॉन पूरा, ये अपॉन पूरा, ये अपॉन पूरा जो होता है 1 होता है। ठीक है, अगला क्या है? ए एम। इसी में आप ऊपर वाले से ले लीजिए ए एम अपॉन ए डी प्लस बी एम अपॉन डी ई प्लस सी एम अपॉन सी एफ। इसका जो होता है ये 2 होता है। ठीक है, अब इसको याद रखने के लिए 2:1 का वाला जो फॉर्मूला था इसका मीडियंस का, वहां से आप याद रख सकते हैं कि अगर ऊपर वाला है तो ये 2 होगा, ये नीचे वाला है तो 1 होगा। ठीक है, यहाँ से एक और फार्मूला याद रखिए, जैसे कि ए एफ हो गया, ए एफ अपॉन एफ बी प्लस ए ई अपॉन ई सी। ठीक, ए एफ, ये वाला ए एफ अपॉन एफ बी। ठीक है, और ए ई अपॉन ई सी जो इक्वल होता है वो ए एम अपॉन एम डी के बराबर होता है। ठीक है, तो ये कुछ फार्मूला सिवियंस का, इसको याद रखिएगा, इसका यूज हो जाता है कहीं कहीं पे। देखिए आगे की तरफ चलते, आगे क्या है? स्टेवार्ट थ्योरम। इसका यूज आपके एसएससी में कई बार एसएससी इससे क्वेश्चन पूछता रहता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये जो है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्या होता है कि अगर कोई त्रिभुज है, ठीक, यहाँ से एक पॉइंट है, ये पॉइंट हो गया डी, यानी ए बी सी, और ये हो गया डी। ठीक, यहाँ से एक लाइन अगर ड्रॉ करेंगे, ये हो गया आपका, इसका लेंथ हो गया एम, इसका एन, और ये आपका पूरा ए हो गया। ठीक है, और ये सी और ये बी। ठीक, तो इसके बाद थ्योरम क्या होता है? ये सी स्क्वायर इंटू एन प्लस बी स्क्वायर इंटू एम, बी स्क्वायर एम जो बराबर होता है वो होता है, ये हो गया आपका एक्स। ठीक है, इसका लेंथ हो गया एक्स, तो ए डी क्या हो गया? एक्स, यानी एक्स स्क्वायर इंटू ए अब प्लस एम इंटू एन इंटू ए। क्लियर है? ये फॉर्मूला आपका हो गया स्टेवर्ट थ्योरम। इसको अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो ये साइड हो जाता है इक्वल। तो इस केस में आपका बन के आया था, फॉर्मूला को अगर ड्राइव कीजिएगा, अगर अगर दोनों साइड इक्वल कर दीजिएगा तो इसमें क्या हो जाएगा? जैसे सी और बी दोनों ए हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एम एन, यहाँ से दोनों ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा, तो ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा नीचे, तो क्या बच जाएगा? एम प्लस एन। ठीक है, इक्वल टू, ऐसा कीजिए आप इसको बी मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि ये बी स्क्वायर, ये भी बी हो गया, ये भी बी हो गया। क्लियर है? ये वाला भी बी और ये वाला भी बी, तो ये बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो एम प्लस एन हो जाएगा, और इधर ए कॉमन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एम ए। ठीक है, तो ये जो एम प्लस एन है ये ए ही होगा, तो ए से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बच जाएगा क्या? बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एम ए। ठीक, ये हो गया यहाँ पे ए डी, ये एम और ये एन। ठीक,
ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल में आ गया, यानी कि समद्विभाजक त्रिभुज में आ गया आपका ये। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर राइट एंगल है, यानी कि राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अपॉन 2। क्लियर। चलिए आगे देखिए, आगे क्या है। अच्छा, मेनिलोस थ्योरम। इसमें क्या होता है कि अगर त्रिभुज है, तो ये त्रिभुज है, और इस त्रिभुज के ये ई अगर इसका मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है ई, ठीक। ये ए बी सी, मिड पॉइंट से अगर अगला लाइन ड्रॉ करे और बेस को बढ़ाए, तो ये कहाँ मिलेगा, डी पे मिलेगा, तो इसको एफ मान लीजिए। तो क्या हो गया यहाँ पे, ए ई अपॉन ई बी इंटू बी डी अपॉन सी डी इंटू सी एफ अपॉन ए एफ इक्वल टू 1। ये आपका मेनिलोस थ्योरम हो गया। त्रिभुज में जो एक साइड के मिड पॉइंट से अगर लाइन ड्रॉ करते हैं और उसको आगे की तरफ बढ़ाते हैं, तो बेस को आगे की तरफ बढ़ाते हैं, जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है इस वाले को डी मान लेते हैं, तो ये आपका इक्वेशन हो गया, ठीक है। देखिए आगे क्या है, ये आपका सेवाज थ्योरम। सेवाज थ्योरम क्या होता है, सेवाज थ्योरम वही होता है जो पिछले बारे में आपको इसमें सीबियंस में जो बताए थे। सीबियंस में सीबियंस में जो ये वाला पॉइंट था, ये वाला पॉइंट, इसी को सेवाज थ्योरम बोलते हैं, सेवाज थ्योरम, ठीक है। यही आपका सेवाज थ्योरम हो गया। तो सेवाज थ्योरम क्या हो जाएगा, ये मीडिया, ये तीनों सीबियंस हो गया, ए बी सी, ये हो गया डी ई एफ, ठीक। ये क्या है, ए एफ अपॉन एफ बी इंटू बी डी अपॉन बी सी इंटू सी ई अपॉन ई ए। यहाँ से स्टार्ट कीजिए, ए एफ इंटू एफ बी डी इंटू डी सी सी ई इंटू ई ए इक्वल टू 1 होता है, ठीक। ये आपका सेवाज थ्योरम हो गया। तो ये था कंप्लीट ज्योमेट्री का रिवीजन, रिवीजन था, ये रिवीजन का वीडियो था। ज्योमेट्री कंप्लीट ज्योमेट्री हो गया, यहाँ पे रिवीजन जितना ही फार्मूला बन सकता था बनाया गया। इस पर क्वेश्चन अभी नहीं कराया गया, क्वेश्चन आपको अगर क्वेश्चन आपका डिमांड हो है तो क्वेश्चन कराएंगे अगले वाले वीडियो में। हर एक टॉपिक का अलग अलग क्वेश्चन कुछ लेके आएंगे, और अच्छा अच्छा क्वेश्चन लेके आएंगे, उसमें क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तो ये तो फिलहाल तक रिवीजन का वीडियो। उम्मीद है कि ये रिवीजन आप काफ़ी हेल्पफुल होगा। जितना ही पॉसिबल थ्योरी था, जितना ही पॉसिबल मतलब जो भी आपका थ्योरी बन के आ रहा था, जो ये फार्मूला बन के आ रहा था, वो सारा हम लोगों ने कवर कर लिया इस वीडियो में। तो अगला वीडियो जो आपका इसका आएगा वो सर्कल का, सर्कल और क्वाड्रेटर का, सर्कल और क्वाड का वीडियो आएगा। इसके बाद वाले वीडियो में आपको सर्कल का रिवीजन करा दिया जाएगा, और उसके बाद क्वाड का भी। तो ये दो आपका बच गया, ये आपका ट्रेंगल का पूरा कंप्लीट ट्रेंगल हो गया। तो सर्कल में कुछ अच्छा अच्छा टॉपिक भी है जो आपका एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो यहाँ से जो पूछा जाएगा, यहाँ उम्मीद है कि आपको काफ़ी अच्छा मतलब कि ये वीडियो करने के बाद आप कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। रिवीजन के लिए आपको पूरा का पूरा फार्मूला रिवीजन कीजिए, उसको वो काफ़ी है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगेगा। अगर हेल्पफुल लगा हो तो अगर दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारा मेहनत है। तो इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, और टेलीग्राम पे अगर जुड़ना चाहते हो, टेलीग्राम पे रहमानी रहमानी मैथ्स चैनल पे आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हैं रहमानी मैथ्स से, वहाँ पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाता है। तो ये वाला वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू।